हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पीटी के सिलेबस में हिस्ट्री वाले जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सब एक ही में करके यहाँ पर पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हिस्ट्री आपका यहीं से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आरो एरो का ग्रुप भी चल रहा है, उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। उसी में सभी नोट्स वगैरह या फिर जो भी टेस्ट वगैरह है, क्विज है, वो सब आपको उसी में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। पर भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम की बात करें तो क्रम इसी तरह से याद रखना है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ब्रिटिश यानी अंग्रेज के बारे में, जिस तरह से ये भारत में फैले उसको पूरा कंप्लीट कवर करना है। बाकी थोड़ा ओवरव्यू जान लीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद डच आए थे 1602 में, उसके बाद अंग्रेज आए थे 1608 में। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो अंग्रेज भारत में आए थे ये 1608 में आए थे, लेकिन इनकी जो कंपनी बनी थी वो 1600 में ही बन गई थी। तो 8 साल बाद ये भारत में प्रवेश किए थे। उसके बाद अंग्रेजों के बाद डेन आए थे 1616 में, फिर फ्रांसीसी आए थे 1667 में। इनकी भी कंपनी जो है पहले बन चुकी थी 1664 में, लेकिन आए थे ये 1667 में। तो क्रम भारत में आने का यही है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। अब हमें यहाँ पे जो कंप्लीट कवर करना है, जो पूरा पढ़ना है वो है अंग्रेज यानी ब्रिटिश। और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पीटी के अलावा भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें अंग्रेजों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे आरओ एरो का एग्जाम होगा या पीसीएस का, तो पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो बनी थी दिसंबर सन 1600 में। जब ये कंपनी बनी थी तब इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो इतना बड़ा नाम था, बाद में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो इतना बड़ा नाम नहीं पूछा जाता है, ये पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है। लेकिन पीटी के एग्जाम के लिए बस इतना याद रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। और जब ये कंपनी की स्थापना हुई उस टाइम पे 15 साल के लिए अधिकार पत्र प्राप्त था इसे कि आप जाओ और पूर्वी एशियाई जो देश हैं भारत वगैरह, इंडोनेशिया, वहाँ पर व्यापार करो। तो ये सन 1600 में स्थापित हुई। अब भारत की बात करें तो भारत में जो इस कंपनी का पहला दूत आया था वो जेम्स प्रथम के टाइम पे आया था। जो उस टाइम पे सम्राट थे जेम्स प्रथम, उनके टाइम पे एक दूत आया था, ब्रिटिश दूत, जो कि उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। 1608 में ये आया था और जब ये पहुंचा तब यहाँ पे जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। तो जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस 1608 में। ये एक पत्र लेके आया था, जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया एक पत्र था जो कि अकबर के नाम लिखा गया था। लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए 1608 में जहांगीर के दरबार में पेश हुआ। जो हमने मुगल चैप्टर में पढ़ा है, पहले अकबर आए थे, उनका बेटा था जहांगीर। अब कैप्टन हॉकिंस जो था ये तुर्की भाषा और फारसी भाषा को बहुत अच्छे से जानता था। तो इसी भाषा में उसने दरबार में जो कांटेक्ट किया जहांगीर से, तो इसी भाषा में उसने अपनी बातें कही। तो इससे जहांगीर बहुत खुश हुआ था और उसको फिरंगी खां की उपाधि दी थी। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने ये उपाधि दी थी। आगे बात करेंगे यहाँ पे अंग्रेजों की पहली जो अस्थायी फैक्ट्री बनी थी भारत में वो मसूलीपट्टनम में बनी थी 1611 में। लेकिन ये स्थायी नहीं थी, याद रखिएगा, ये अस्थायी फैक्ट्री थी। अगर अस्थायी शब्द लिखा रहे तभी मसूलीपट्टनम लगाइएगा। उसके बाद 1611 के बाद एक युद्ध होता है। यहाँ पे जो कैप्टन हॉकिंस था स्थायी फैक्ट्री बनाने के लिए आया था, स्थायी फैक्ट्री की अनुमति प्राप्त करने के लिए आया था। लेकिन ये जो जहांगीर था ये उस टाइम पे पुर्तगालों को ज़्यादा मानता था। पुर्तगाली पहले आ चुके थे 1498 में और उनका अच्छे से वर्चस्व यहाँ पे स्थापित हो चुका था, इसलिए जहांगीर ने स्थायी फैक्ट्री बनाने की अनुमति अभी नहीं दी थी। तो एक अस्थायी फैक्ट्री बनी थी मसूलीपट्टनम में 1611 में। उसके बाद एक स्वालल्ली का युद्ध होता है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। ये जो पहले से थे यहाँ पर उनको हरा दिया अंग्रेजों ने 1612 में। इस युद्ध का क्या नाम है? स्वालल्ली का युद्ध अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए 1612 में। इससे जहांगीर काफ़ी खुश हुआ, उसने सोचा कि कोई तो है जो पुर्तगालियों को हरा सकता है। तो अंग्रेजों को इसने स्थायी फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी थी जहांगीर ने। सूरत में बनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में बनी थी, याद रखिएगा। अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में बनी थी 1613 में। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब जहांगीर के दरबार में आने वाला जो अगला अंग्रेज दूत था वो था सर टॉमस रो। इससे पहले 1608 में हॉकिंस आ चुका था, 1615 में आता है सर टॉमस रो। इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, लेकिन इसको बहुत सारी अनुमति मिल गई, जैसे फोर्ट बनाने की अनुमति, दुर्ग बनाने की अनुमति, ये सब सर टॉमस रो को मिली। उसके बाद 1619 तक आते आते अहमदाबाद, भड़ौच, बड़ौदा और आगरा वगैरह में फैक्ट्री अंग्रेजों की स्थापित हो चुकी थी। तो अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस आया था और सर टॉमस रो आया था। हॉकिंस 1608 में आया था, टॉमस रो आया था 1615 में। आगे बात करते हैं
1632 का ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1632 में क्या हुआ, तो अंग्रेज़ों को गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान मिला था। तो पूछा जा सकता है गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान कब मिला था, 1632 में। इसमें 1500 पैगोडा वार्षिक के दाम पे, मतलब वार्षिक देने पे जो अंग्रेज़ देते थे गोलकुंडा के राजा को, और इसके बदले में उन्हें अंग्रेज़ों को पूरा फ्री एक्सेस मिल गया था। जितने भी बंदरगाह थे गोलकुंडा के अंतर्गत आते थे वहाँ पे वो फ्री में व्यापार कर सकते थे अंग्रेज़। तो केवल 500 पैगोडा के बदले पूरा फ्री में व्यापार करने को मिल गया। जितने भी बंदरगाह थे वहाँ तक इनकी पहुँच हो गई। आगे बात करते हैं। अब पूछा जा सकता है कि पूर्व में जो पहली फैक्ट्री बनी थी अंग्रेज़ों की वो कब बनी थी, तो 1633 में बनी थी। कहाँ बनी थी, उड़ीसा में बनी थी, बालासोर और हरिहरपुर में, दोनों उड़ीसा में स्थित है। 1633 में यहाँ पे फैक्ट्री बनी थी अंग्रेज़ों की। फिर आता है यहाँ पर फ्रांसिस डे, एक व्यक्ति था अंग्रेज फ्रांसिस डे। इसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त किया था, मद्रास को पट्टे में प्राप्त किया था। पूछा जा सकता है किससे प्राप्त किया था, तो चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया था मद्रास को 1639 में, 1639 में। अब यहीं पे एक किला बना था जो अंग्रेज़ों का पहला बड़ा एक फेमस किला है, जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे स्थित है, मद्रास में स्थित है। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि मद्रास की स्थापना किसने की थी, तो जिसको ये पट्टा मिला होगा चंद्रगिरी के राजा से, उसी ने इसकी स्थापना भी की थी मद्रास की। तो मतलब फ्रांसिस डे को माना जाता है मद्रास का संस्थापक 1639 में। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये किले का नाम याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे स्थित है, मद्रास में स्थित है। 1661 आता है। 1661 में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। जो पुर्तगाली एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन, उनका विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय के, जो कि अंग्रेज राजा थे। तो ये सब काम यूरोप में चल रहा है, वहाँ पे शादी हो गई आपस में, पुर्तगाली और जो अंग्रेज थे उनके बीच एक अच्छा संबंध स्थापित हो गया। तो दहेज में इन्हें बम्बई मिला, अंग्रेजों को दहेज में बम्बई मिला था 1661 में विवाह के बाद। उसके बाद 1661 में विवाह के बाद मुंबई मिल गया। तो 1668 में आके कुछ साल के बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। चार्ल्स द्वितीय ने जो बम्बई मिला था उसको 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करते बम्बई का, तो कंपनी को उसे सौंप दिया। अब बम्बई का संस्थापक किसे कहा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो गेराल्ड ओंगियार को कहा जाता है, क्योंकि इसने बम्बई के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया था। पहला गवर्नर बना था ये बम्बई का, प्रेसिडेंसी का, इसलिए इसे बम्बई का संस्थापक कहा जाता है। आगे बात करते हैं। शाहजहां के द्वारा कुछ दिन बाद शाहजहां के द्वारा बंगाल में सीमित व्यापार की अंग्रेजों को अनुमति मिली। अभी बंगाल में इनका एक्सेस नहीं था, थोड़ी थोड़ी अनुमति मिलने लगी, क्योंकि यहाँ पे एक इनकी बेटी थी, शाहजहां की बेटी थी जहां आरा, उसका इलाज किया था कोई अंग्रेज ने जाके, तो खुश होकर शाहजहां ने थोड़ी अनुमति देती थी बंगाल में व्यापार करने की। आगे बात करते हैं। शाह शुजा जो कि बंगाल का सूबेदार था, मुगलों के द्वारा नियुक्त किया गया था, उसने वार्षिक 3000 रुपये के बदले विशेष व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को दे दी थी शाह शुजा ने। अब अगला जो मुगल सम्राट बनता है वो औरंगजेब बनता है। औरंगजेब और अंग्रेजों की भिड़ंत हो गई थी 1686 में। जो अंग्रेज थे ये बंगाल में अपना बहुत ज़्यादा प्रभुत्व जमाने लगे थे, घूसखोरी ज़्यादा करने लगे थे, इसलिए औरंगजेब गुस्सा हो गया था और सभी अंग्रेजों को बंगाल से निकाल के फुल्टा द्वीप भेज दिया था। हुगली के किनारे एक द्वीप था, वहाँ पर सभी अंग्रेजों को भगा दिया था, जहाँ पर बहुत सारे अंग्रेजों की मृत्यु भी हो गई, वहाँ बहुत बीमारियाँ वगैरह फैल गई थी। तो ये बात है 1686 की। तो पूछा जा सकता है किस मुगल सम्राट से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को भगाया था, तो औरंगजेब ने भगाया था। आगे बात करते हैं। यहाँ पर जॉब चार्नक एक अंग्रेज था, एक अंग्रेज अधिकारी था। इसके नेतृत्व में बंगाल के सूबेदार से 3 गांव की जमींदारी अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी। वो कौन कौन से 3 गांव थे पूछा जा सकता है, तो सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता, सब तीनों बंगाल में ही स्थित है। सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता ये किसने प्राप्त किए थे, तो जॉब चार्नक ने प्राप्त किए थे। इसने जाके एक सामंजस्य बिठाया था, जो मुगलों से लड़ाई हो गई थी अंग्रेज़ों की, उसमें इसने जो है मध्यस्थता का काम किया था जॉब चार्नक ने। आगे यहाँ पर बात करते हैं अंग्रेज़ों से, औरंगजेब से जाके इसने बातचीत वगैरह की थी। यही तीनों गांव सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता को मिलाकर जॉब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। तो पूछा जा सकता है कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो जॉब चार्नक था। 1690 में इसने कलकत्ता बनाया था। आगे बात करते हैं। बाद में कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम बना। फोर्ट विलियम बना कहाँ पे, कलकत्ता में। इससे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज बना था, जो कि मद्रास में बना था, उसको बनाने वाले थे फ्रांसिस डे। अब यहाँ पे कलकत्ता में जो चीज़ बनी जॉब चार्नक, यहाँ पे जो कलकत्ता के संस्थापक हैं वो है जॉब चार्नक। यहाँ पे जो फोर्ट बना है उसका नाम है फोर्ट विलियम। ये बना था सन 1700 में।
फोर्ट विलियम बना सन 1700 में। अब आता है शाही फरमान का नंबर। शाही फरमान अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ था? तो 1717 में प्राप्त हुआ था। कौन से मुगल सम्राट से प्राप्त हुआ था? तो फर्रुखसियर से प्राप्त हुआ था। अब फर्रुखसियर एक बार बीमार था तो किसी अंग्रेज ने इलाज कर दिया था, जिससे खुश होकर फर्रुखसियर ने ये शाही फरमान जारी किया था अंग्रेजों के लिए। और ये जो फरमान लेने वाले व्यक्ति थे वो थे जॉन सरमैन। जॉन सरमैन के नेतृत्व में ही अंग्रेजों को ये फरमान प्राप्त हुआ था फर्रुखसियर से, और इसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इससे बहुत सारी सफलता मिलती है अंग्रेजों को। एक मतलब पूरी तरह से हर जगह व्यापार मुक्त हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। प्रमुख यहाँ पे देख लेते हैं। कलकत्ता के आसपास जितना क्षेत्र था वहाँ पे वसूली करने का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को। सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई। 10,000 रुपये वार्षिक के बदले में सभी करों से मुक्त हो गई। सूरत में भी बिना शुल्क के ये मुक्त व्यापार करते थे। बंगाल में भी मुक्त व्यापार करने लगे। और बम्बई में अंग्रेजों के द्वारा जो सिक्के ढाले जाते थे, मुगल साम्राज्य में हर जगह वो सिक्के मान्य कर दिए गए, वैध कर दिए गए। तो बम्बई के ढाले सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में वैध हो गए। तो ये सभी चीज़ें बहुत प्रमुख चीज़ें हुई थी जो अंग्रेजों को प्राप्त हुई शाही फरमान के द्वारा। 1717 में फर्रुखसियर ने जारी किया था ये फरमान। आगे बात करते हैं। एक युद्ध है वेदरा का युद्ध। 1759 में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। तो पूछा जा सकता है किसको किसको कब पराजित किया? तो वेदरा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, 1759 में हुआ था। अंग्रेजों ने डचों को हराया था। उसके बाद फ्रांसीसियों को कब हराया अंग्रेजों ने? तो कर्नाटक के युद्ध के दौरान 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। कौन कौन से देख लेते हैं। तो कर्नाटक का पहला युद्ध जो हुआ था ये 1746 से 48 के बीच में हुआ था। तीनों कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ही हुए थे। पहला वाला 46 से लेकर 48 तक हुआ, 46 से लेकर 48 तक हुआ था। इसमें एक संधि हुई थी बाद में 48 में जाके, एक्स ला शैपेल की संधि। तो पूछा जा सकता है कि पहले युद्ध में, कर्नाटक के पहले युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो एक्स ला शैपेल की संधि हुई, जो कि 1748 में हुई थी। उसके बाद इसी युद्ध के दौरान, पहले युद्ध के दौरान ही एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम है सेंट थोम का युद्ध। तो सेंट थोम का युद्ध अलग से पूछा जाता है किस सन में हुआ है? तो ये हुआ था 1748 में। 1748 में हुआ था सेंट थोम का युद्ध, और ये कर्नाटक के पहले युद्ध के अंतर्गत ही आता है। फिर दूसरा युद्ध हुआ कर्नाटक का, जो कि 1749 से 1754 तक चला था। इसमें बाद में जो संधि हुई उसका नाम है पौंडीचेरी की संधि। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ उसमें पौंडीचेरी की संधि हुई। पहले में एक्स ला शैपेल हुई, दूसरे में पौंडीचेरी की संधि हुई। और इसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान एक और युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है अंबर का युद्ध। तो अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था अलग से पूछा जा सकता है। 1749 में ये लड़ा गया था। आगे तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध है ये 1756 से लेकर 1763 तक चला था। इसमें बाद में जो संधि हुई उसका नाम है पेरिस की संधि। पहले में एक्स ला शैपेल, दूसरे में पौंडीचेरी, तीसरे में पेरिस की संधि। और इस युद्ध के दौरान, तीसरे जो कर्नाटक युद्ध था इसके दौरान लास्ट में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। ये एक तरह का निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों से पूरी तरह से हार गए थे। आगे बात करते हैं, ये सभी चीज़ याद रखनी है। एक हुआ था प्लासी का युद्ध जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व क्लाइव कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था जो कि बंगाल का नवाब था। तो अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। और इसमें अंग्रेजों की जीत ना होती लेकिन सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात हो गया था। इसी के सेनापति लोग जो थे वो विश्वासघात कर दिए सिराजुद्दौला के साथ, इस तरह से हार गए। अंग्रेजों से जाके ये लोग मिल गए थे। इनमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? तो मीर जाफर, यार लतीफ़ और रायदुल्लभ। मीर जाफर, यार लतीफ़ और रायदुल्लभ जो था ये तीनों जाके अंग्रेजों से मिल गए। इस तरह से सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में 1757 में हार हो गई थी। तो ये एक तरह से निर्णायक युद्ध था कि बंगाल के नवाब जो हैं अंग्रेजों से श्रेष्ठ नहीं है, ये इसमें निर्णय हो गया था। अगला जो युद्ध आता है वो आता है बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध ने पूरी तरह से निर्णय कर दिया था कि अंग्रेज भारत में सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके बराबर कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे किसी ने ना धोखा दिया किसी को, किसी नवाब को किसी सेनापति ने धोखा नहीं दिया। पूरी तरह से अंग्रेज इसमें विजयी रहे थे। निर्णायक युद्ध ये साबित हुआ। अंग्रेजी सेना की तरफ से इसमें हेक्टर मुनरो लड़ रहा था जो सेनापति था अंग्रेजों का। इसके अलावा 3 लोग यहाँ पे शामिल थे, 3 नवाब इसमें शामिल थे। पहला था शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था। दूसरा था मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब रह चुका था। उसके बाद तीसरा था यहाँ पर मुगल सम्राट, जो एक मेल मुगल सम्राट होता है, शाह आलम द्वितीय इसमें शामिल था। तो यहाँ पे सभी मेन व्यक्ति शामिल थे जिसको अंग्रेजों ने हरा दिया था 1764 के बक्सर युद्ध में। तो अगर पूछा जाए निर्णायक युद्ध कौन सा साबित होता है पूरी तरह से, तो 1764 का बक्सर युद्ध। आगे बात करते हैं। अब एक इलाहाबाद की संधि आती है 1765 में, अगले ही साल बक्सर के युद्ध में। तो 2 संधि हुई थी इलाहाबाद की।
पहली संधि 12 अगस्त को हुई थी। ये अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच में हुई थी, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी वाला अधिकार था वो पूरा अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। इसके अलावा बादशाह जो शाह आलम था उसको केवल 26 लाख रुपए दिए गए और उसका कुछ क्षेत्र जैसे कड़ा और मानिकपुर का जो क्षेत्र था वो अवध के कब्जे में था, अवध के नवाब के कब्जे में, वो वापस दिला दिया अंग्रेजों ने बादशाह को। जो मुगल बादशाह था शाह आलम, उसको वापस दिला दिया। इसके अलावा द्वितीय जो संधि थी वो हुई थी 16 अगस्त को। यहाँ पे पहली वाली जो संधि हुई इसमें मुगल बादशाह को केवल दो चीज़ें मिली, 26 लाख रुपए, दूसरा कड़ा मानिकपुर वाला क्षेत्र जो उसका चला गया था अवध के पास वो वापस मिल गया। द्वितीय संधि में 16 अगस्त में ये अंग्रेजों और नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। पहली वाली ये हुई थी मुगल बादशाह के साथ, शाह आलम के साथ। दूसरी वाली जो हुई वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई। इसमें नवाब ने कंपनी को क्षतिपूर्ति का 50 लाख रुपए दिया। मतलब जो नवाब था अवध का, उसने पैसे दिए अंग्रेजों को कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हम करेंगे, तो 50 लाख रुपए इनको देना पड़ा। इसके अलावा नवाब जो है वो अंग्रेजों की सैनिक सहायता लेने को सहमत हो गया। मतलब सहमत होना पड़ा उसको, जो अवध का नवाब था उसको जो सैनिक सहायता थी उसको लेने के लिए एग्री होना पड़ा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे सेना का खर्च होता था, जो लखनऊ में सेना रखी गई, अवध में सेना रखी गई, पूरा खर्च अवध का नवाब ही देता था। तो ये सभी चीज़ें द्वितीय इलाहाबाद संधि में हुई। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे गवर्नर के बारे में पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर हो गया क्लाइव, अब गवर्नर जनरल पूरा पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 में बना था। उसके बाद आते हैं भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी तक हम बंगाल कर रहे थे। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन पहला बना? तो विलियम बेंटिक बना 1833 में। विलियम बेंटिक 1833 में। फिर आता है भारत का अगर पहला वायसराय पूछा जाए, अब गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट खत्म, वायसराय भारत का पहला कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना था 1858 में। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मराठा साम्राज्य की बात करें तो संस्थापक का नाम है शिवाजी। शिवाजी महाराज जो थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1927 को। इनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, इनके जन्म के बारे में, इनकी जीवनी से संबंधित जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछी जाती हैं। 6 अप्रैल 1947 में शिवाजी का जन्म हुआ था। किस दुर्ग में हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और ये शाहजी भोसले जो थे ये पूना के जागीरदार थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी जागीर जो है शिवाजी को ट्रांसफ़र कर दी और खुद बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। तो ये जो जागीर ट्रांसफ़र की थी ये 1640 में ट्रांसफ़र की थी, इसीलिए शिवाजी का जो टाइम पीरियड है वो 1640 से शुरुआत माना जाता है, क्योंकि जब जो राजा बनता है उसका टाइम पीरियड की शुरुआत उसी टाइम से मानी जाती है हिस्ट्री की बात करें तो। माता का नाम इनके था जीजाबाई। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले। इनके गुरु का नाम था कोंडदेव। और कोंडदेव जो थे ये इनके दादा थे, जो कि इनके राजनीतिक गुरु बने। उसके बाद एक रामदास थे, रामदास भी इनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। रामदास आध्यात्मिक गुरु, कोंडदेव राजनीतिक गुरु, दोनों याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं प्रमुख घटनाएं जो इनके टाइम पे हुई थी। शिवाजी ने केवल 16 साल की आयु में 1644 में तोरण का किला जीत लिया था। उसके बाद 1656 में आके इन्होंने रायगढ़ को राजधानी बना ली थी। तो ये पूछा जा सकता है रायगढ़ को शिवाजी ने राजधानी कब बनाई थी? 1656 में। आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ें जो घटित हुई शिवाजी के साथ। बीजापुर का जो सुल्तान था उसने अपने सेनापति, एक योग्य सेनापति था अफजल खां, उसको शिवाजी के पास भेजा था, मित्रता करने के लिए भेजा था, लेकिन एक धोखे से भेजा था कि जाके मार देना, शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। लेकिन वो धोखे से आया, हाथों में जो नाखून लगे हुए थे, ये कहानी आपने पढ़ी होगी। तो शिवाजी ने उसको ऐसे पकड़ा और उसी को मार डाला। तो ये घटना कब की है? तो 1659 की ये घटना है, 1659 की, जब शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। आगे बात करते हैं। शिवाजी ने 2 बार सूरत की लूट की थी। सूरत जो है उस टाइम पे अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो 1664 में एक बार सूरत की लूट की थी, एक बार 1670 में की थी। दोनों ईयर याद होना चाहिए, 1664 और 1670। आगे बात करते हैं यहाँ पर राजा जयसिंह। राजा जयसिंह जो है किसके तरफ से आए थे? तो औरंगजेब की तरफ से आए थे शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करने के लिए। तो इन्होंने जयसिंह ने पुरंदर की संधि की थी शिवाजी के साथ। ये संधि कब हुई थी? इसका ईयर पूछा जाता है, तो 1665 में हुई थी। औरंगजेब की तरफ से जयसिंह आए थे और शिवाजी, दोनों लोग के बीच में हुई थी, जिस संधि में शिवाजी ने 23 किले जो है मुगलों को सौंप दिए थे। शिवाजी के पास केवल 12 किले बचे थे। तो यह है पुरंदर की संधि 1665 में। आगे बात करते हैं
औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को कैद कर लिया था। जो ये राजा जय सिंह था, इसके कहने पे शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए गए थे आगरा। तो आगरा में एक भवन था जिसका नाम था जयपुर भवन। आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, धोखे से कैद किया था, क्योंकि ये केवल मिलने के लिए गए थे। और ये कब कैद किया था? तो 1666 में कैद किया था, लेकिन शिवाजी वहाँ से भाग निकले थे, जो टोकरी में बैठ के वहाँ से भाग गए थे। तो इस तरह से कब कैद किया गया था? 1666, ईयर याद होना चाहिए। आगे बात करेंगे, यहाँ पर जयपुर भवन याद रखिएगा, जयपुर भवन जयपुर में नहीं है, आगरा में है। फिर राज्याभिषेक इनका कब होता है? जब ये छत्रपति कहलाए तो 5 जून 1674 में 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का जो है राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक कौन कराता है? ये तो बनारस के एक पंडित आए थे राज्याभिषेक कराने के लिए, जिनका नाम था गंगा भट्ट। पंडित गंगा भट्ट बनारस से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। फिर शिवाजी की मृत्यु कब होती है? 3 अप्रैल 1680 में। 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है, जो एक छत्रपति बनते हैं ये। उसके बाद जो है 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो इनके प्रशासन के बारे में है। तो शिवाजी ने कुछ कर लगाए थे अपने पड़ोसी राज्यों से, जो कर लेते थे उसे कहा जाता था चौथ और सरदेशमुखी। चौथ पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था कि वहाँ पे हम आक्रमण नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करने के बदले में ये चौथ लिया जाता था। 1/4 भाग होता था आय का, और आक्रमण नहीं करने के लिए ही लिया जाता था ये। फिर आगे बात करते हैं सरदेशमुखी क्या होता था? तो ये भी पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था, 1/10 भाग लिया जाता था इसमें। और इसमें रक्षा के बदले लिया जाता था कि हम खुद भी आक्रमण नहीं करेंगे और कोई और आक्रमण करेगा तो उससे भी आपकी रक्षा करेंगे, इसलिए सरदेशमुखी लिया जाता था। आगे है यहाँ पर शिवाजी की कर व्यवस्था अगर पूछा जाए किस पर आधारित थी, तो मलिक अंबर की जो कर व्यवस्था थी उसी पर ही आधारित थी शिवाजी की कर व्यवस्था। अब अष्टप्रधान में कौन कौन होते थे? इनको मैचिंग में आ सकता है कि कौन किससे संबंधित थे, किस पद पे कौन था। तो नंबर 1 पे आते थे पेशवा, जो शिवाजी के बाद अगला जो राजा के बाद पद होता था वो था पेशवा का, जो प्रधानमंत्री कहलाता था। सेनापति को उस टाइम पे सरे नौबत कहा जाता था। एक राज्य मंत्री होते थे जिन्हें अमात्य कहा जाता था। फिर सूचना मंत्री और गुप्तचर विभाग के जो मंत्री होते थे उन्हें वाक्यानवीस कहा जाता था। डाक विभाग से संबंधित जो होता था उसे चिटनीस कहा जाता था। विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। इसके अलावा धार्मिक विभाग का जो मंत्री होता था उसे पंडित राव कहते थे। न्याय विभाग के मंत्री को न्यायाधीश कहा जाता था। इस तरह से ये अष्टप्रधान की व्यवस्था थी शिवाजी के टाइम पे। और ये जो अष्टप्रधान है ये एक तरह से जैसे अभी मंत्रिमंडल होती, कैबिनेट होती है, उसी तरह से होते थे, लेकिन इनकी व्यवस्था थोड़ी अलग होती थी। जैसे कैबिनेट की बात जो है वो प्रधानमंत्री मानता है, लेकिन राजा जो था, शिवाजी जो थे, वो इनका कहना नहीं मानते थे। मतलब ज़रूरी नहीं था कि इनकी बात माने, बस ये सलाहकार के तौर पर होते थे। तो अभी की कैबिनेट से थोड़ा डिफरेंट थी, लेकिन लोग उसी तरह से थे। आगे बात करेंगे सेना की, तो 3 भाग में सेना विभक्त थी। एक पागा सेना होती थी, जो नियमित घुड़सवार सैनिक इसमें शामिल होते थे पागा सेना में। फिर सिलेदार, जो अस्थायी घुड़सवार जो होते थे वो सिलेदार वाली सेना में आते थे। फिर पैदल एक सेना होती थी। अब यहाँ पे शिवाजी के बाद कौन कौन छत्रपति बने थे इनका ट्री देख लीजिए, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। इसको पहले यहाँ पे चार्ट से देख लेते हैं, फिर थ्योरी के माध्यम से देखेंगे किसने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले शिवाजी की 2 बीवियाँ थीं, एक का नाम था सईबाई, दूसरी का सोयराबाई। सईबाई के जो पुत्र थे वो थे संभाजी, सोयराबाई के पुत्र का नाम था राजाराम। शिवाजी के बाद जो उत्तराधिकारी बना था, शिवाजी थे 1640 से 1680। 1680 के बाद जो राजा बने थे, छत्रपति बने थे, वो थे संभाजी। संभाजी 1680 से लेके 1689 तक छत्रपति थे, 1680 से 1689। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया था औरंगजेब ने। संभाजी को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था, साथ में इनके पुत्र साहू जी को भी गिरफ्तार किया था। संभाजी और साहू जी को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया। तो राजा राम जो है छत्रपति बन गए थे, संभाजी के सौतेले भाई राजा राम। तो 1689 से लेकर 1700 तक ये छत्रपति रहे राजा राम। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान राजा राम की। उसके बाद जो इनका बेटा जो है, राजा राम का बेटा शिवाजी द्वितीय शासक बनता है, शिवाजी द्वितीय। अभी साहू जी जो है ये जेल में है। संभाजी की मृत्यु हो जाती है कुछ दिन के बाद। शिवाजी द्वितीय जब शासक बनते हैं तब इनकी आयु केवल 4 वर्ष रहती है। तो जब ये राजा बनते हैं शिवाजी द्वितीय, तो शासन ताराबाई संभालती हैं, जो कि राजा राम की विधवा रहती हैं। तो शिवाजी द्वितीय के टाइम पे ताराबाई के हाथ में सारा शासन रहता है। और शिवाजी द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1700 से लेके जब राजा राम की मृत्यु होती 1700 से, उसके बाद से 1707 तक। अब 1707 में औरंगजेब जब मर जाता है तो साहू जी को छोड़ दिया जाता है। साहू जी रिहा हो गए अब। तो 1708 में आके 1707 से 8 तक ही लड़ते रहते हैं ताराबाई से, क्योंकि ताराबाई जो है ये शासन नहीं छोड़ती हैं, जो कि शिवाजी की माँ थी शिवाजी द्वितीय की। ये शासन नहीं छोड़ती हैं, इसलिए एक युद्ध होता है जिसमें साहू जी जो है ये विजयी हो जाते हैं। और 1708 से लेके 1749 तक ये छत्रपति रहते हैं साहू जी। तो ये पूरी कहानी है। आगे यहाँ पे जो प्रमुख यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या काम हुए थे। संभाजी द्वितीय 1680 से 1689 तक शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। और इनके राज्य में एक कवि थे जिनका नाम था कवि कलश, जो इनके सलाहकार थे।
इसके अलावा औरंगजेब ने संभाजी और उनके पुत्र साहू जी को और कवि कलश जो ये थे सलाहकार सबको गिरफ्तार कर लिया था। बाद में संभाजी की और कवि कलश की मृत्यु हो जाती है। साहू जी 1707 तक कैद में ही रहते हैं औरंगजेब की मृत्यु तक। इस बीच राजा राम शासक बन जाता है, जो इनका सौतेला भाई है। 1789 से 1700 तक ये शासक रहते हैं। संभाजी के सौतेले भाई हैं। संभाजी की कैद के बाद ही ये छत्रपति बने रहते हैं और राजा राम का एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि इन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाया था। राजा राम ने सतारा में अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद सन 1700 में मुगल संघर्ष के दौरान ही राजा राम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका छोटा बेटा, इनका जो छोटा सा एक बेटा रहता है 4 साल का, शिवाजी सेकंड राजा राम का बेटा जो है वो शासक बनता है, जो कि 1700 से 1707 तक शासक रहता है। और ये 4 साल का था, इसीलिए इसकी माँ जो है शासन संभालती है, ताराबाई, जो कि राजा राम की विधवा रहती है। 1707 तक शिवाजी सेकंड का जो है शासनकाल चलता है। उसके बाद साहू जी जो संभाजी के पुत्र थे वो रिहा हो जाते हैं। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। उसके बाद 1707 में जब ये आते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा होकर, तो ताराबाई ने अपना शासन गद्दी है वो देने से इनकार कर दिया। इसलिए एक युद्ध होता है जिसका नाम है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध 1707 में होता है, जिसमें साहू जी विजयी हो जाते हैं और इन्हें शासनकाल मिल जाता है, पूरा शासन गद्दी मिल जाती है और छत्रपति बन जाते हैं। 1707 में इनका राज्याभिषेक हो जाता है सतारा में। उसके बाद इन्हीं के टाइम पे एक बहुत खास बात हुई थी कि 1713 में साहू जी के टाइम पे बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनते हैं। इस तरह से पेशवा शासन की शुरुआत होती है। कब से? 1713 से विश्वनाथ जो है, बालाजी विश्वनाथ, ये पहले पेशवा बनते हैं। और पेशवा, आपको पता है कि धीरे धीरे जो है पेशवा का पद बढ़ता जाता है और जो छत्रपति हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है। साहू जी के बाद से धीरे धीरे सब चीज़ कम होता जाएगा छत्रपति का, और पेशवा जो है मेन हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे पेशवा देखते हैं। पहला पेशवा है बालाजी विश्वनाथ, जो कि 1713 से लेकर 1720 तक रहे थे, 7 साल केवल, 1713 से 1720। उसके बाद सेकंड नंबर के जो पेशवा आते हैं वो हैं बाजीराव प्रथम। 1720 से 1740 तक रहते हैं बाजीराव प्रथम। और इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारी विजय की थी इन्होंने। और इन्हीं की जो है मस्तानी थी, जो मस्तानी आपने मूवी भी देखी होगी, बाजीराव मस्तानी, उसी में यही वाले हैं, इन्हीं का चित्रण किया गया है बाजीराव प्रथम का। इन्होंने जो युद्ध लड़ा था, पालखेड़ा का एक युद्ध लड़ा था 1728 में, जिसमें निजाम को हराया था। इन्होंने निजाम को हराया था 1728 में। उसके बाद दिल्ली पर अगर आक्रमण करने वाले पहले पेशवा का नाम पूछा जाए तो बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर भी आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के समय पे। मोहम्मद शाह इस टाइम पे इनके बिल्कुल घेरे में आ गया था बाजीराव प्रथम के, और अपनी गद्दी छोड़ने को भी तैयार हो गया था, लेकिन एक संरक्षण देके मुगल को इन्होंने स्थापित कर दिया था बाजीराव प्रथम ने। और ये कब आक्रमण किया था दिल्ली पर? तो 1737 में किया था। इन्हीं की जो बीबी का नाम था मस्तानी और काशी, इनकी 2 वाइफ थी, एक मुस्लिम थी, एक हिंदू थी। आगे बात करेंगे। अगले जो शासक हुए बाजीराव प्रथम के पास 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहा गया है, तो ये शासक बनते हैं बालाजी बाजीराव। अब ये 1740 से 1761 तक बालाजी बाजीराव रहते हैं। इन्होंने जो काम किए थे, पहले तो संगोला की संधि की थी एक 1750 में। अब इस संधि के द्वारा, संगोला की संधि के द्वारा जितने भी छत्रपति के अधिकार होते थे सब पेशवा को प्राप्त हो गए थे। तो पेशवा जो है मेन एक शासक बन गया था। छत्रपति केवल नाम मात्र के रह गए थे, जो सतारा में केवल रहते थे। छत्रपति का पद लगभग खत्म हो गया था। तो संगोला की संधि कब हुई? 1750 में, बालाजी बाजीराव के टाइम पे। और इन्हीं के समय में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। हमने सभी युद्ध पढ़ लिए हैं अभी तक। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है इसने मराठों को पराजित कर दिया था। अब इसी का सदमा लग गया था बालाजी बाजीराव को, क्योंकि ये अभी तक जो मराठे थे ये चारों तरफ जीतते आ रहे थे और यहाँ पे आके एक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। इस तरह से ये निर्णय हो गया था पानीपत के तृतीय युद्ध में कि मराठा जो है ये भी हार सकते हैं। अभी तक हर जगह जीतते आ रहे थे, लेकिन अब इनकी जो है जीत यहीं पर रुक जाती है। 1761 में सदमे से बालाजी जो बाजीराव रहते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें एक सदमा लग जाता है कि हम हार गए, बालाजी बाजीराव। उसके बाद इनकी 1761 में मृत्यु हो जाती है। आगे जो राजा बनते हैं वो हैं माधवराव। माधवराव जो है मराठों के टाइम पे जो भी प्रतिष्ठा खोई रहती है, 1761 से 1772 के बीच में इन्होंने काफ़ी अपना अच्छे काम किए और काफ़ी प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त किया। लेकिन बाद में 1772 में आके इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको एक बीमारी लग जाती है, टीबी वगैरह इन्हें हो जाती है। उसके बाद माधवराव की मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं अगले जो पेशवा बनते हैं वो हैं नारायण राव। 1772 से 73 तक रहते हैं और इनकी हत्या रघुनाथ राव इनके चाचा ने कर दी थी, तो एक ही साल ही रह पाए नारायण राव 1772 से 73। फिर जो शासक बनते हैं 1774 में वो हैं माधवराव नारायण राव द्वितीय।
तो ये जो है इनके टाइम पे जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये 12 भाई एक सभा का इन्होंने गठन किया था, 12 लोगों की सभा का, क्योंकि इनकी आयु जो है वो कम थी। 1774 से 96 तक ये शासक थे। और इनके टाइम पे जो ये 12 भाई सभा थी, इसमें 2 प्रमुख व्यक्ति थे, एक थे महादजी सिंधिया और एक थे नाना फडणवीस। तो दोनों लोग का प्रतिनिधित्व रहता था। पेशवा जो है ये इनकी उतनी वैल्यू नहीं रह गई थी। ये सारा जो काम था वो यही दोनों लोग करते थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं मराठा काल के। आगे यहाँ पर बात करते हैं अंतिम जो पेशवा बनते हैं। अब धीरे धीरे पेशवा की वैल्यू खत्म होती चली गई। अंतिम पेशवा अगर आए एग्जाम में, वैसे अंतिम पेशवा पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे लास्ट वाले जो छोटे मोटे बचे थे, लास्ट में नाना साहब जो थे, नाना साहब बिठूर में इनको स्थापित कर दिया गया था। अंग्रेज केवल पेंशन देते थे इन्हें, तो पेशवा की जिंदगी एकदम यहाँ पे खत्म हो गई थी। आगे यहाँ पे बात करते हैं प्रमुख जो लास्ट वाला पेशवा अगर पूछा जाए, प्रमुख जिनका थोड़ा बहुत वैल्यू थी, वो थे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, और ये बाजीराव द्वितीय आए थे माधवराव नारायणराव द्वितीय के बाद में। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख युद्ध हुए थे, आंग्ल मराठा युद्ध जिन्हें कहा जाता है, जिसके बाद जो मराठा थे वो धीरे धीरे हारते चले गए। उनकी जो अंतिम वाला तृतीय मराठा युद्ध हुआ उसमें पूरी तरह से मराठे पराजित हो गए अंग्रेजों से। अंग्रेज जो है मराठों से आगे निकल गए। तो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है 1782 में हुआ था। इसमें जो संधि हुई वो 1882 में हुई थी, सालबाई की संधि। तो पूछा जा सकता है कि पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो सालबाई की संधि हुई थी 1882 में। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5 के बीच में। इसमें देवगांव की एक संधि हुई 1803 में। उसके बाद तृतीय मराठा युद्ध हुआ 1817 से 19 के बीच में, और ये फाइनल युद्ध था जिसमें पेशवा का पद जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो कुल 3 युद्ध हुए थे आंग्ल मराठे के। प्रथम वाला 82 में, फिर उसके बाद 1803 से 5 के बीच में, फिर 17 से 19 के बीच में। तो ये तीनों याद रखने हैं। आगे बात करेंगे अन्य प्रमुख जो संधि अंग्रेज और मराठों के बीच में हुई थी। यहाँ पे मैचिंग वगैरह में आ सकता है या डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सूरत की संधि हुई थी 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में। ये सब बार बार रिविजन करना पड़ेगा, तब याद होगा। पूरा जो है आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो सारा चीज़ आपको जिस तरह से सिलेबस में दिया है उसी अकॉर्डिंग सब चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी, 1779 में। फिर सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। बसीन की संधि 1802 में हुई थी। बसीन की संधि काफ़ी पूछी जाती है, और ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसी दौरान ये संधियाँ हुई थी, बसीन की संधि और देवगांव की संधि। तो 1802 में बसीन की संधि, 1803 में देवगांव की संधि। फिर है सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में हुई थी। राजापुर घाट की संधि 1804 में हुई थी। नागपुर की संधि 1816 में हुई थी। ग्वालियर की संधि 1817 में हुई थी। फिर पूना की संधि 1817 में हुई थी। उसके बाद मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी। इस तरह से ये जो प्रमुख संधियां हैं उन्हें याद रखना है, मैचिंग में पूछा जाता है। 2 प्रमुख राजाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। अब इसके दोनों राजाओं के अलावा और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं गुप्त वंश के, उसको भी कवर करेंगे शॉर्ट में, लेकिन इन दोनों राजाओं के बारे में डिटेल में देखेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करें गुप्तों की, तो ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। पहले ये राजा नहीं थे, पहले ये कुषाणों के अंडर काम करते थे। इसके अलावा अगर प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश वगैरह इनके प्रमुख क्षेत्र, मतलब उत्तरी भारत इनका प्रमुख क्षेत्र था। अब गुप्त राजाओं के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो कुछ साहित्य से मिलते हैं, कुछ खुदाई से प्राप्त हुए हैं, कुछ मंदिरों में जो प्रमाण मिलते हैं उसकी वजह से हमें जानकारी मिलती है, कुछ विदेशी यात्री आए थे उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पहले साहित्य के बारे में देखते हैं। कुछ साहित्यों के नाम, उनके लेखक के नाम दिए हुए हैं जो गुप्तकालीन है। अब इसमें मैचिंग वगैरह में पूछा जाता है। तो पहला है यहाँ पे प्रमुख साहित्य देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम से हमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम का लेखक कौन है, तो ये है विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम। इसके अलावा और जो कालिदास की रचना है, कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो यहाँ पे ऋतु संहार, कुमार संभव, इसके अलावा मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी चीज़ें जो हैं ये जो महाकवि थे कालिदास से संबंधित है। अगर पूछा जाए कालिदास किसके नवरत्नों में आते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे उन्हीं के नवरत्नों में ये शामिल थे। महाकवि इनको उपाधि प्राप्त थी कालिदास को। आगे बात करेंगे मृच्छ कटिकम से भी हमें गुप्तकालीन जानकारी मिलती है। ये किसकी रचना है, तो ये शूद्रक की रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है, ये वात्स्यायन की रचना है। ये सभी गुप्तकालीन ग्रंथ हैं। आगे बात करेंगे गुप्तकालीन कुछ मंदिर हैं जो पूछे जा सकते हैं कहाँ स्थित है या फिर किसके मंदिर हैं ये। तो पहला जो मंदिर है तिगोआ विष्णु मंदिर, ये विष्णु का मंदिर है। तिगोआ में कहाँ पे है ये, जबलपुर में। जबलपुर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। दूसरा है शिव मंदिर जो कि भूमराज शिव मंदिर कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है, तो सतना में स्थित है, मध्य प्रदेश में। फिर है नचना कोठार पार्वती मंदिर, ये कहाँ पे गुप्तकालीन मंदिर, तो ये पन्ना जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में। पन्ना से आपको याद होगा कि जो हीरों की खुदाई है मध्य प्रदेश में एक ही जिले से होती है जो कि है पन्ना जिला। आगे बात करेंगे भीतर गांव मंदिर, काफ़ी फेमस है, पुराना मंदिर है, गुप्तकालीन। कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है, कानपुर देहात वाले एरिया में।
आगे बात करेंगे देवगढ़ दशावतार मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। आगे है गुप्त काल के जो पुरातात्विक स्रोत है, मतलब जो खुदाई से प्राप्त होते हैं उसे पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? तो पहला है पुरातात्विक स्रोत में जो स्तंभ होते हैं या फिर शिलालेख होते हैं, गुहा लेख होते हैं, वो सभी इसमें आते हैं। तो पहला है यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति, एक स्तंभ है जिससे हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। दूसरा एक अभिलेख है जिसका नाम है भीतरी अभिलेख, जो कि स्कंदगुप्त का अभिलेख है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त काल में स्कंदगुप्त के टाइम पे हूण आक्रमण हुआ था। तो हूण आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भीतरी अभिलेख से, जो कि स्कंदगुप्त का अभिलेख है। फिर आगे सिक्कों से भी जानकारी प्राप्त होती है गुप्त काल की। इसके अलावा अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, बाघ की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है, इससे भी गुप्तकालीन जानकारी प्राप्त होती है, जो कि पुरातात्विक स्रोत कहे जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ विदेशी लेखकों ने भी, जो विदेशी यात्री आते थे, उन्होंने भी कुछ लिखा है, चीज़ें लिखी हैं जो गुप्त काल के बारे में। वो कौन कौन से प्रमुख हैं? तो फायान ने गुप्त काल के बारे में लिखा है, ह्वेनसांग ने भी गुप्त काल के बारे में लिखा है, जो लेटर मतलब बाद वाले जो गुप्त राजा थे उनके बारे में ह्वेनसांग ने भी लिखा है। आगे बात करेंगे गुप्त काल के प्रमुख शासक कौन कौन से थे। तो यहाँ पे सभी शासक देख लेते हैं। श्रीगुप्त, जो कि गुप्त काल का संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक कौन था गुप्त वंश का? श्रीगुप्त। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ इसने नहीं किया था, लेकिन संस्थापक पूछा जाए तो श्रीगुप्त ही होगा। 275 ईस्वी की बात की जा रही है, अब ईसा पूर्व नहीं रह गया, ईस्वी में आ गए हैं हम। तो ये संस्थापक था श्रीगुप्त। इसने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। ज़्यादातर जितने जो प्रमुख राजा होते थे वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे, लेकिन श्रीगुप्त ने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी। अब इसके बाद जो दूसरा शासक आता है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। ये है वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का। अगर केवल संस्थापक पूछा जाए कौन था, तो श्रीगुप्त था। अगर ऑप्शन में ये दोनों रहे कि संस्थापक कौन है गुप्त वंश का, तो श्रीगुप्त ही लगाया जाएगा। लेकिन अगर ये श्रीगुप्त ऑप्शन में नहीं रहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम लगाया जाएगा। अगर केवल वास्तविक संस्थापक लिखा होगा तो केवल चंद्रगुप्त प्रथम लगाया जाएगा, श्रीगुप्त नहीं लगाया जाएगा। तो ये है जो संस्थापक हो गया श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। इसने जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसका शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक चला था। अगला जो शासक है वो है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आ गया। फिर चौथा है यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। फिर आता है कुमारगुप्त प्रथम, जिसे महेंद्रादित्य कहा जाता है। फिर आता है स्कंदगुप्त, जिसे क्रमादित्य कहा जाता है। ये आप पीटी के अलावा किसी भी एग्जाम में, आप ये पीसीएस तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो उपाधियाँ दी गई हैं इनको मैचिंग में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम की महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त की उपाधि है क्रमादित्य। आगे बात करेंगे गुप्त संवत किसने चलाया था। तो गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो कि 319 से 335 ईस्वी तक रहा था, जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो यही था चंद्रगुप्त प्रथम। इसकी पत्नी का क्या नाम था? कुमार देवी। और गुप्त वंश का पहला शासक यही था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे बात करेंगे, अब जो डिटेल में हमें पढ़ना है वो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो पहला यहाँ पे शासक है समुद्रगुप्त, जो कि 335 से 375 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया था समुद्रगुप्त। इसकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था दत्त देवी। अब समुद्रगुप्त की उपाधियाँ पूछी जाती हैं, इनमें से कौन कौन सी उपाधियाँ समुद्रगुप्त से संबंधित हैं। तो पहली है संधि विग्रहिक, फिर है खाद्यक पाटिक। इसके अलावा परम भागवत की उपाधि धारण की थी। व्याघ्र पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। कविराज भी इसे कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में। महादंड नायक कहा गया है, अप्रतिरथ कहा गया है, पराक्रमांक कहा गया है, प्रतव्य प्रथम वीर कहा गया है। ये सभी उपाधियाँ एकदम रट लेनी है। ये सभी उपाधियाँ किसकी है? ये सभी समुद्रगुप्त की उपाधियाँ हैं। आगे देखेंगे, इसे अभी भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। आगे है यहाँ पे समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख कहाँ पे हमें मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है किसने लिखी है? तो ये हरिशरण ने लिखी है। हरिशरण किससे संबंधित है? किसके राजदरबार में रहता था? समुद्रगुप्त के राजदरबार का एक प्रमुख कवि था हरिशरण, और इसने संस्कृत भाषा में लिखा है ये प्रयाग प्रशस्ति। तो भाषा का नाम भी पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। किसने लिखा है? हरिशरण ने। किसकी प्रशंसा इसमें बताई गई है? तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा इसमें की गई है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति को बनाया था अशोक ने, और इसको जो स्थापित किया था वो कौशाम्बी में स्थापित किया था। अशोक ने बनवाया था और कौशाम्बी में स्थापित किया। बाद में इसमें समुद्रगुप्त का जो प्रशंसनीय वर्णन भी किया था इसमें हरिशरण ने, जो भी हमने देखा। इसके अलावा अकबर के समय में जहांगीर जो इसका बेटा था अकबर का, वो इलाहाबाद ले आया था कौशाम्बी से इस पूरी प्रयाग प्रशस्ति को। जहांगीर और बीरबल का भी इसमें उल्लेख मिलता है। कौन कौन से क्षेत्र जीते थे समुद्रगुप्त ने, उसका एकदम अच्छे से यहाँ पे वर्णन किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में।
आगे बात करेंगे समुद्रगुप्त की मुद्राओं के प्रकार कौन कौन से थे, कौन कौन सी मुद्रा इसने जारी की थी। तो गरुड़ प्रकार की मुद्रा जारी की थी, धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा जारी की थी। ये सब इसलिए लिखा है गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, क्योंकि सिक्कों पे जो चित्र बने रहते थे वही उसका नाम हो जाता था। परशु प्रकार की मुद्रा जारी की थी, अश्वमेध प्रकार की मुद्रा जारी की थी, इसने अश्वमेध यज्ञ भी किए थे समुद्रगुप्त ने। इसके अलावा व्याघ्र हनन की उपाधि धारण, यहाँ पे सिक्के जारी किए थे व्याघ्र हनन प्रकार के। वीणा वादन प्रकार के सिक्के जारी किए थे, उसमें इसको दिखाया गया है कि वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की उसमें फोटो बनी हुई है सिक्के में, तो यह है वीणा वादन प्रकार। आगे बात करेंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। तो ये विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ये नाम याद रखिएगा, विंसेंट स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन, क्योंकि ये हर जगह जीतता जा रहा था, उत्तर भारत में भी दक्षिण भारत में भी सब जगह इसके जो क्षेत्र थे वो फैले हुए थे। अब अगला जो प्रमुख शासक है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अब पूछा जाता है विक्रमादित्य इनमें से किसकी उपाधि थी, चंद्रगुप्त प्रथम की या द्वितीय की या तृतीय की। तो द्वितीय की उपाधि थी। टाइम पीरियड कब से कब तक है चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो 375 से 415 ईस्वी तक, 375 से 415 ईस्वी तक। अब इसका जो टाइम पीरियड है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें 2-4 साल 5 साल अलग अलग बुक में अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग लिखा रहता है। तो आपको मेन चीज़ याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सन के बारे में पूछा जा सकता है वो गुप्त संवत कब शुरू हुआ था, 319 जो हमने देखा था अभी, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी इसकी उपाधियाँ वगैरह इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अन्य नाम इसके क्या क्या थे, तो देवराज और देवगुप्त। बड़ा भाई कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो ये था रामगुप्त। अब रामगुप्त कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद पहले रामगुप्त राजा बना था। कहीं कहीं पे ये चीज़ें लिखी है, लेकिन गुप्त वंशावली में इसका उल्लेख नहीं मिलता है रामगुप्त का। ये जो है देवी चंद्रगुप्तम जो भी हमने देखा था विशाख दत्त की रचना, उसी में रामगुप्त का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि पहले रामगुप्त शासक बना था, लेकिन ये शकों से हार गया, थोड़ा डरपोक टाइप का था रामगुप्त। तो ये शकों से हार गया और अपनी पत्नी को दे दिया शकों को। अपनी इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। तो इसका जो छोटा भाई था जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो गया, उसने शकों को हराया, शकों को पराजित करके उसके बाद रामगुप्त को भी मार दिया, अपने बड़े भाई को। उसके बाद उसकी विधवा जो थी ध्रुव देवी, उससे विवाह कर लिया। तो किसने हराया था शकों को, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था। उसके बाद इसको कहा जाने लगा शक विजेता, और इसने खुद से एक उपाधि धारण की जो थी शकारी। तो शकारी और शक विजेता किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। आगे बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुछ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। तो वैवाहिक संबंध के माध्यम से कुछ राज्यों के साथ अपने अच्छे संबंध इसने बनाए, जिससे इसको सफलता मिल सके, आगे कोई इसका प्रतिरोध ना कर पाए। तो कौन कौन से वंश के साथ इसने विवाह संबंध बनाए, पहला है नागवंश। नागवंश की कन्या जिनका नाम था कुबेर नागा, कुबेर नागा से इन्होंने विवाह किया, जिससे इनकी एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रभावती। प्रभावती किसकी पुत्री है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री है प्रभावती, काफ़ी फेमस है ये। फिर आगे बात करेंगे वाकाटक वंश के जो राजा थे जिनका नाम है रुद्रसेन। नरेश रुद्रसेन द्वितीय से इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया जिसका नाम था प्रभावती। प्रभावती का विवाह किसके साथ किया, तो वाकाटक वंश में जाके किया, जो राजा का नाम था रुद्रसेन द्वितीय। आगे बात करेंगे कदम्ब राजवंश के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने बेटे कुमारगुप्त प्रथम का विवाह इस राजवंश में किया था, कदम्ब राजवंश में। तो इस तरह से 3 वंशों के साथ इन्होंने अच्छे संबंध स्थापित किए थे। आगे बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कौन कौन सी थी। तो पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र, दूसरी थी उज्जैनी। पूछा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी द्वितीय राजधानी कौन सी बनाया था, तो उज्जैनी को बनाया था दूसरी राजधानी। अब उपाधियां देख लेते हैं एक साथ, कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकारी, विक्रमांक, विक्रमादित्य, शक विजेता और परम भागवत, ये सभी किसकी उपाधियां हैं, तो ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां हैं। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न कौन थे। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनमें से कौन नवरत्नों में शामिल नहीं थे, या फिर निम्न में से कौन सा नवरत्न जो है किस क्षेत्र से संबंधित था। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं कालिदास जो कि महाकवि थे, धन्वंतरी ये चिकित्सक थे, छपड़क जो है ये ज्योतिषी थे, अमर सिंह कोशकार थे, या डिक्शनरी जो लिखते हैं उसको कोशकार कहा जाता है, शंकु जो आर्किटेक्ट होता है वास्तुकार कहते हैं, शंकु जो नाम के व्यक्ति थे ये वास्तुकार थे, वेताल भट्ट जिसको आप सीरियल वगैरह में देखते होंगे ये जादूगर थे, घटकर पर क्या थे, ये कूटनीतिज्ञ थे। उसके बाद वराह मिहिर क्या थे, तो खगोल विज्ञानी थे वराह मिहिर। वरुचि क्या थे, तो व्याकरण, जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं उसे कहा जाता है व्याकरणज्ञ। तो ये आप अच्छे से प्रोनाउंस कर लीजिएगा, व्याकरण के जानकार थे वरुचि। तो कौन कौन हो गए व्यक्ति जो नवरत्नों में शामिल थे, कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर पर, वराह मिहिर और वरुचि। आगे बात करेंगे, इसमें किसी और एक्स्ट्रा नाम दे दिया जाएगा तो इसमें शामिल नहीं है। मेहरौली का एक स्तंभ लेख है, लोहे का बना हुआ है ये। तो ये किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध किससे है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। कहाँ पे ये है, दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के सामने।
आगे बात करेंगे, इस मेहरौली स्तंभ लेख में एक राजा का उल्लेख किया गया है जिसका नाम है चंद्र। तो चंद्र नाम से इसका जो वैज्ञानिक है या फिर जो खोज करता है वो संबंध लगाते हैं कि जो चंद्र नाम के व्यक्ति हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। आगे बात करते हैं, फायान किसके शासनकाल में आया था भारत? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पे ही आया था। ये चीनी यात्री था, चीन से आया था, ये मध्य एशिया होते हुए आया। उसके बाद दक्षिण में ताम्रलिप्ति जो एक बंदरगाह था वहाँ से होते हुए ये बाहर चला गया, समुद्र के रास्ते से अलग अलग देशों में चला गया। तो ये काफ़ी टाइम तक फायान रहा था। उसने कई ग्रंथ लिखे हैं जिसमें हमें जानकारी मिलती है गुप्त काल की। चीनी ग्रंथों में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया है यिंतु। भारत का नाम क्या है चीनी ग्रंथों में? यिंतु। आगे बात करते हैं, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो रूपक या फिर रूप्यक कहा जाता था। सोने की मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। जो सर्वाधिक सोने की मुद्राएं जारी की गई थी वो गुप्त काल में ही जारी की गई थी। आगे बात करेंगे, सती प्रथा का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? सबसे पहले तो एरण अभिलेख, जो कि भानुगुप्त का अभिलेख था, एरण अभिलेख, वहाँ से हमें सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा गुप्त काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, क्लासिकल युग कहा जाता है। अगर पूछा जाए एक चीज़ और कि जो नगरीय सभ्यता थी उसका पतन धीरे धीरे कब होने लगा? तो यही गुप्त काल से नगरीय सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी, पतन की ओर आने लगी, ग्रामीण सभ्यता फैलने लगी। सबसे पहले मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। इनका कुछ और अन्य नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम है। और इन नामों की पहचान किसने की थी? तो ये नाम जो है हमें यूरोपीय ग्रंथों में मिलते हैं और इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो नाम है सेंड्रोकोट्स वगैरह ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। आगे बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम है जिनके दम पर इन्होंने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो उनका नाम है कौटिल्य, या फिर इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है, इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ये सभी चाणक्य के ही नाम है, कौटिल्य के ही नाम है। आगे बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी कब हासिल की? राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 322 ईसा पूर्व में। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजगद्दी कब संभाली चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो 322 ईसा पूर्व में संभाली थी। किस धर्म को मानने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये जैन धर्म को मानने वाले थे। अभी आगे बात करेंगे, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो जैन विधि से ही हुई थी। जैन में एक विधि होती है सल्लेखना, जिसमें उपवास रखा जाता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो ये जैन धर्म को मानने वाले थे। आगे बात करते हैं, मौर्य वंश के स्रोत क्या क्या है, कहाँ से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में किसी भी तरह से जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है कि मौर्य समाज के टाइम पे वहाँ की राजनीति किस तरह की थी। इसके लेखक हैं कौटिल्य यानी चाणक्य। इसके बाद दूसरी पुस्तक है इंडिका। इंडिका किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखी है, जो कि आया था, ये विदेशी एक राजदूत था जो कि इंडिया में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आगे बात करेंगे, मुद्रा राक्षस, ये एक किताब है जो लिखी है विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की। ये मैचिंग में भी आ सकता है लेखक के नाम। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों से, जैन ग्रंथों से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेख जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, उनसे मौर्य वंश की प्रॉपर जानकारी, किस तरह का प्रशासन था, सब अशोक के अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में काफ़ी ज़्यादा धारणाएं हैं। जैसे कुछ जो ग्रंथ हैं उन्होंने माना है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे, बाद में ये राजा बने, उसके बाद तो क्षत्रिय सभी कहलाते हैं, लेकिन ये पहले शूद्र थे। इसके अलावा अगर बौद्ध और जैन ग्रंथों की बात करें तो सिर्फ इसमें बौद्ध और जैन ग्रंथों में ही, जिसे सिंगली ग्रंथ भी कहते हैं, जो सिंगली ग्रंथ दीपवंश, महावंश, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। इनके अलावा जितनी भी चीज़ें जैसे मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक को पराजित किया था जिसका नाम क्या था? घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के शासक को हराया था? तो अंतिम शासक नंद वंश का था घनानंद, उसको पराजित करके फिर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब राजगद्दी कब हासिल की थी? जो हमने अभी बात की थी 322 ईसा पूर्व में। उसके बाद एक और घटना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए उल्टा चलेगा। 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी संभाली, उसके बाद 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था। सेल्यूकस निकेटर एक यूरोपी था, उसको हराया था, यूनानी था, उसको हराया था 305 ईसा पूर्व में। आगे बात करेंगे इसको हराने के बाद क्या क्या चीज़ें चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुई। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। इसके अलावा कुछ प्रांत भी दिए थे। मेगास्थनीज को राजदूत बना के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। काबुल का प्रांत, कंधार, हेरात, मकरान, ये सभी चंद्रगुप्त को मिल गया था। इसके अलावा कुछ ग्रंथों में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर को भी कुछ हाथी दिए थे दान में। दान में क्या मतलब कह सकते हैं, मतलब दिए थे उपहार स्वरूप। सेल्यूकस निकेटर को हाथी किसने दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य को ये चीज़ें प्राप्त हुई थी। आगे बात करते हैं 398 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में स्थित है, बाहुबली की एक मूर्ति है, वहाँ पे सल्लेखना विधि द्वारा, मतलब उपवास के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है।
है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में है। अगला जो मौर्य वंश का शासक है वो है बिंदुसार। यहाँ पे बिंदुसार लिखा है, बिंबिसार नहीं लिखा है। बिंबिसार हर्यक वंश में था जो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे बात करेंगे बिंदुसार की, जो कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। इन्होंने राजगद्दी कब संभाली थी? तो 398 ईसा पूर्व में। ज़्यादा चीज़ें इनके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य इंपॉर्टेंट था, अशोक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपके टॉपिक में भी लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे जो बिंदुसार थे इनके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो बिंदुसार का अन्य नाम था अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। इसके अलावा भद्रसार भी कहा जाता था बिंदुसार को, जो कि वायु पुराण में इन्हें भद्रसार कहा गया है। सिंहसेन भी बिंदुसार की ही एक उपाधि थी। आगे बात करेंगे ये बिंदुसार जो है किस धर्म को मानने वाले थे। तो ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। बिंदुसार के बारे में एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बिंदुसार के समय में सीरिया का शासक था एंटियोकस। अब एंटियोकस से बिंदुसार का जो है पत्र व्यवहार चलता था। तो पत्र के माध्यम से 3 चीज़ें मांगी थी बिंदुसार ने। पहला था सूखी अंजीर, दूसरा अंगूरी मदिरा, तीसरा था दार्शनिक। तो ये 3 चीज़ें मांगी थी बिंदुसार ने किससे? एंटियोकस से, सीरिया के शासक से। अब 2 चीज़ें तो बिंदुसार को उन्होंने दे दी थी, सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया था और कहा था कि ये हमारी पॉलिसी में नहीं, मतलब हमारा जो सिस्टम है शासन का उसमें दार्शनिक को हम लोग नहीं देते हैं। तो 2 चीज़ें मिली थी, एक चीज़ नहीं मिली। क्या क्या मांगा था ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे एंटियोकस का राजदूत जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था उसका क्या नाम था। तो एंटियोकस ने एक राजदूत भी भेजा था जिसका नाम था डायमिकस। किसके दरबार में आया था पूछा जा सकता है। डायमिकस आया था बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के समय में एक विद्रोह हुआ था जो काफ़ी फेमस है, वो है तक्षशिला का विद्रोह। अब तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया था? तो सुसीम गया था जो कि बिंदुसार का बेटा था। तो पहले सुसीम को भेजा गया, वो पूरी तरह से विद्रोह का दमन नहीं कर पाया, तो दोबारा किसे भेजा गया? अशोक को भेजा गया जो कि बिंदुसार का बेटा था, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस टाइम पे इसे विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था उस टाइम पे ये राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अशोक अवंती का राज्यपाल था। जिस टाइम ये तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए गया उस टाइम पे ये अवंती का राज्यपाल था अशोक। आगे बात करते हैं अब अशोक के बारे में। ये सभी चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। ये चीज़ें अगर आपको इंग्लिश मीडियम में देखनी हो तो एक चैनल है जो अच्छा है, कोड लर्निंग नाम से एक चैनल है, वहाँ पे आप जाके चीज़ें देख सकते हैं। आगे बात करेंगे सबसे प्रमुख जो शासक है वो है अशोक। और ये अशोक जो शासक है कब से कब तक रहा, इसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। 273 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल रहा था। अब इसकी माता का नाम, पिता का नाम, ये सभी चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो पिता का नाम अशोक के था बिंदुसार, अशोक महान कहा जाता है। इसके अलावा माता का नाम था सुभद्रांगी। पत्नी का नाम क्या था अशोक की? तो पहली पत्नी थी यहाँ पे अशंगिमित्रा, फिर महादेवी, पद्मावती, तक्षरक्षिता, इसके अलावा करुवाकी। करुवाकी का जो उल्लेख है वो हमें प्रयागराज के अभिलेख से भी प्राप्त हुआ है। करुवाकी के बारे में पूछा जा सकता है। रानी का अभिलेख कहाँ पे मिला? तो यही रानी है करुवाकी, जिनका अभिलेख हमें प्रयागराज से प्राप्त होता है। अगला बात करेंगे पुत्री का क्या नाम था अशोक की? तो संघमित्रा नाम था, संघमित्रा लिखा हुआ है ये। इसके अलावा चारुमती भी इनकी पुत्री थी अशोक की। पुत्र का नाम, तो कई पुत्रों के उल्लेख हैं। तो कुलाड़, एक महेंद्र, जालक और तीवर। ये तीवर का उल्लेख भी प्रयागराज वाले भी अभिलेख में किया गया है। करुवाकी का उल्लेख और तीवर का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्रयागराज के अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि अशोक का अभिलेख है। आगे बात करेंगे अब अशोक को राजगद्दी जो प्राप्त हुई थी वो 273 ईसा पूर्व में प्राप्त हुई थी। और कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके ये राजगद्दी प्राप्त की थी। उसके बाद वास्तविक राज्याभिषेक कब होता है अशोक का? तो 269 ईसा पूर्व में। ये एक मान्यता है जो कहीं कहीं पे लिखी हुई है। तो राज्याभिषेक वास्तविक रूप में अशोक का कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में। आगे बात करेंगे अन्य नाम अशोक के क्या क्या है। तो पहला नाम है यहाँ पर देवा नाम पिए। अशोक वर्धन पुराणों में कहा गया है अशोक को। बुद्ध शाक्य मास्की के अभिलेख में कहा गया है। तो ये सभी नाम मिलते हैं अशोक के अलग अलग। अशोक नाम बहुत कम जगह पे मिला है, इसीलिए ये पूछा जाता है। जो चीज़ें कम रहती हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब अशोक का नाम अशोक कहाँ से मिला है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो मास्की के अभिलेख से मिला है, गुर्जरा के अभिलेख से मिला है, ज़्यादा यही दोनों पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेतूर से भी अशोक का नाम अशोक मिलता है, उदय गोलम से भी मिलता है। तो ये अभिलेख है जहाँ से अशोक का नाम अशोक मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उदय गोलम। आगे बात करेंगे कलिंग विजय। कलिंग आक्रमण कब किया था अशोक ने? तो 261 ईसा पूर्व में किया था, 261 ईसा पूर्व। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, मतलब 9वें वर्ष में इन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की थी। कलिंग की राजधानी पूछी जा सकती है। तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली। आक्रमण का जो उल्लेख है, कलिंग आक्रमण का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? ये पहले भी 2021 वाले पेपर में पूछा जा चुका है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग आक्रमण का वर्णन किया गया है।
जितने भी अशोक के अभिलेख हैं, जितने भी उसमें बातें लिखी हुई हैं, सब आपको पेड ग्रुप वाला जो PDF है उसमें आपको सेंड कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, यहीं से इनका हृदय परिवर्तन हुआ था, जहाँ पे कलिंग आक्रमण होने के बाद जब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई तो यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उनका झुकाव जो है बौद्ध धर्म की ओर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे अशोक को दीक्षा किसने दी थी बौद्ध धर्म में, तो एक भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, जिनका नाम है उपगुप्त। ये नाम पूछा जा सकता है। जो दीक्षा देने वाले जो भिक्षु थे उनका नाम था उपगुप्त। इसके अलावा अशोक की बौद्ध यात्रा कहाँ कहाँ पे हुई, तो सबसे पहले क्रम भी यही सेम है। पहले ये बोध गया गए थे, उसके बाद कुशीनगर गए थे, फिर लुम्बिनी गए थे, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती। तो क्रम भी याद रखना है। अगर कोई आप बड़ा एग्जाम में भी अपीयर हो रहे हैं तो क्रम वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। PET के एग्जाम के लिए आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक ने कहाँ की यात्रा नहीं की थी, तो बोध गया की थी, कुशीनगर की, लुम्बिनी की, कपिलवस्तु की, सारनाथ की, श्रावस्ती की। इसके अलावा अयोध्या वगैरह आ जाए तो वो गलत होगा। आगे बात करते हैं, अशोक ने लुम्बिनी यात्रा जो राज्याभिषेक की मतलब कितने वर्ष बाद की थी, कौन से वर्ष में की थी, तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। अब लुम्बिनी की यात्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है, अगर वर्तमान में बात की जाए तो नेपाल में स्थित है। आगे बात करेंगे, अशोक ने कहाँ पे टैक्स कम कर दिया था, टैक्स कम करके 1/8 कर दिया था। तो 8वां भाग कहाँ पे कर दिया था, तो लुम्बिनी में ही कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। अब यहाँ पे जो टैक्स कम करने की बात है, ये हमें अशोक के किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है जिसका नाम है रुम्मिनदेही अभिलेख, जो कि लुम्बिनी में स्थित है, वहीं से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पे टैक्स कम किया गया था। आगे बात करते हैं, अशोक द्वारा आजीविकों के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर नामक पहाड़ी पर 4 गुफाएं बनाई गई थी। इन चारों गुफाओं के नाम इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिए। लोमस गुफा, कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। लोमस, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाएं इन्होंने दान की थी आजीविकों को। कौन सी पहाड़ी पर, बराबर नामक पहाड़ी पर। आगे बात करते हैं अशोक के अभिलेख। ये 3 तरह के अभिलेख हैं। पहला तो शिलालेख है, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख, मतलब गुफाओं में जो लेख होता है उसे गुहालेख कहा जाता है। शिलालेख 2 प्रकार का होता है, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेख भी 2 तरह का होता है, एक दीर्घ स्तंभ लेख, दूसरा लघु स्तंभ लेख। आगे बात करेंगे, जितने भी अभिलेख हैं अशोक की किस भाषा में मिलते हैं हमें, तो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। प्राकृत भाषा में मिलते हैं जितने भी अभिलेख हैं। लिपि पूछी जाए कि किस तरह की लिपि है, लिपि मतलब होता है जैसे हम अगर हिंदी लिखते हैं तो ऐसे जैसे हिंदी लिखी है तो ये पूरा हिंदी की लिपि है, देवनागरी लिपि से कहते हैं। अब उसी तरह प्राकृत भाषा जो लिखी गई है इसकी लिपि क्या है, तो इसकी लिपि है ब्राह्मी। अधिकांशतः जितने भी अभिलेख मिले हैं सब ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। अब इसमें अपवाद हैं कुछ, वो अपवाद एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो अभिलेख है वो खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा का अभिलेख खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है। तक्षशिला का जो अभिलेख है वो आर्मेयिक भाषा में लिखा गया है। अब जिस एरिया में जो सी भाषा बोली जाती थी, अशोक का ये मकसद रहता था वहाँ के लोगों को वो चीज़ समझ में आए, क्योंकि अभिलेख जितने भी बनाए गए हैं उनका मेन मकसद यही था कि वहाँ की जनता को अशोक की बातें समझ में आ जाएं, तो यही चीज़ अभिलेख में लिखी जाती थी। तो जहाँ पे जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वहाँ पे वही चीज़ें अभिलेख में भी रहती थी। तक्षशिला में आर्मेयिक भाषा यूज की गई है। फिर आगे बात करेंगे, शरेकुना जो कि कांधार में स्थित है, यहाँ पे 2 भाषाओं में अभिलेख मिलते हैं, एक यूनानी और दूसरी आर्मेयिक। यूनानी और आर्मेयिक जितने भी भारत में मिले हैं लगभग सभी ब्राह्मी लिपि में है। जितने अगर बात करें उत्तर की साइड में है, उत्तर पश्चिम वाले टाइप जो हमारे भारत के शीर्ष पे, अफगानिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले एरिया में, वहाँ पे ही दूसरी लैंग्वेज खरोष्ठी वगैरह, आर्मेयिक वगैरह यूज़ हुई है, यूनानी यूज़ हुई है। लगमान का जो अभिलेख है वहाँ पे आर्मेयिक भाषा यूज़ की गई है। तो ये सभी चारों पता होना चाहिए, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्ठी भाषा, तक्षशिला आर्मेयिक, शरेकुना जो कि कंधार में स्थित है यूनानी और आर्मेयिक दोनों भाषाएं यहाँ पे यूज़ की गई हैं। लगमान में आर्मेयिक भाषा यूज़ की गई है। आगे बात करेंगे, अशोक के अभिलेख की खोज किसने की थी। सबसे पहले अगर बात करें तो पाटेदी फेलेंथर ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1750 में। 1750 में पाटेदी फेलेंथर ने इसकी खोज की थी। पढ़ा किसने था सबसे पहली बार अशोक के अभिलेखों को, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में, 1837 में। याद रखना ये वाला नाम, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। मौर्य वंश का अगर बात करें अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अब इसमें जो शिलालेख में जो बातें लिखी गई हैं वो सभी आपको PDF फॉर्म में जो आपको पेड ग्रुप में भेजी जाएंगी वो सभी उसमें दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, अगर वीडियो से देखेंगे तो उतना चीज़ें उसमें समझ में नहीं आएंगी, आपको वो चीज़ें खुद ही पढ़नी पड़ेंगी, खुद ही रटनी पड़ेंगी। तो वहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे वैदिक शब्द किससे बना हुआ है, तो वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान।
वैदिक सभ्यता किस सभ्यता के बाद में आई? तो इससे पहले हमने एक और वीडियो देखा था जो कि पीटी की प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के पहले आई थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? तो ये थी नगरीय सभ्यता। जबकि अगर पूछा जाए वैदिक सभ्यता किस तरह की सभ्यता है, नगरीय है या फिर ग्रामीण, तो ये है ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो पहले आ चुकी थी वो थी नगरीय सभ्यता। आगे चलते हैं। वैदिक संस्कृति को मानने वाले क्या कहलाते हैं? तो इन्हें आर्य कहा जाता है। आर्य का अगर अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या फिर उत्तम व्यक्ति। जो यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही है, एक एक लाइन सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऋग वैदिक काल जो पहले आया था, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल में केवल एक ही वेद लिखा गया था जिसका नाम था ऋग्वेद, और बाकी जो वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। अब ऋग वैदिक काल जो है ये पशुपालन पर आधारित था। यहाँ पे जो है कृषि का उतना स्कोप नहीं था, कृषि एक सेकेंडरी काम था। पहला जो काम होता था लोगों का वो था पशुपालन। ज़्यादातर किस पशु को पालते थे? तो गाय को पालते थे। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें जो कि बाद में आया था, उसमें पशुपालन जो है सेकेंडरी हो गया था, इसमें कृषि भी ऐड हो गया था। तो कृषि किस में आ गया था? ज़्यादातर किस में यूज़ होता है? अगर बात की जाए ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में, तो उत्तर वैदिक में कृषि को महत्ता दी जाने लगी। अब ऋग वैदिक काल कब से कब तक था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल चला था। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व चला था। ये हमने पिछले वीडियो में ही बात कर ली थी कि ईसा मसीह के पहले जो सन चलते थे वो उल्टे चलते थे। तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगर टोटल पूछा जाए कि वैदिक काल कब से कब तक था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे चारों वेद देख लेते हैं। इनके पुरोहितों के नाम पूछे जाते हैं, इनके ब्राह्मण के नाम पूछे जाते हैं। तो एक पुरोहित होता है, एक ब्राह्मण होता है। तो वैदिक काल का जो पहला जो वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है पहला वेद। इसके जो पुरोहित का नाम है वो है होता। अब ये मैचिंग में आ सकता है, इधर उधर करके इसको लिखा जा सकता है, उसके बाद मैचिंग आपको मैच करना होगा। तो ऋग्वेद के पुरोहित का नाम होता है होता। उसके बाद इसके ब्राह्मण का क्या नाम है? तो दो ब्राह्मण है ऋग्वेद के, एक ऐतरेय दूसरा कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी किसके ब्राह्मण हैं? ऋग्वेद के। ये सभी चीज़ें ध्यान से देखिएगा। सभी आपको पीडीएफ भी रिवाइज करने के लिए पेड ग्रुप में जो सेंड किए जाएंगे उसको ध्यान से देखिएगा। संडे को जो टेस्ट होगा इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है ऋग्वेद। इसके जो पुरोहित का नाम है वो है उद्गाता, और जो इसके ब्राह्मण का नाम है वो है तांड्य और जैमिनीय। तांड्य और जैमिनीय किसके ब्राह्मण हैं? तो ये है सामवेद के ब्राह्मण। अब अगला जो वेद है वो है यजुर्वेद, जिसके पुरोहित का नाम है अध्वर्यु। ऋग्वेद के पुरोहित थे होता, सामवेद के उद्गाता। यजुर्वेद के जो पुरोहित का नाम है वो है अध्वर्यु। अब यजुर्वेद दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण, जो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इस तरह से यजुर्वेद के दो ब्राह्मण है, एक शतपथ दूसरा तैत्तिरीय। अगर अलग अलग पूछा जाए तो शुक्ल वाला है शतपथ और कृष्ण वाला है तैत्तिरीय। अगर चौथे वेद की बात की जाए, चौथा वेद है अथर्ववेद, जिसके पुरोहित का नाम है ब्रह्मा। ऋग्वेद का होता, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अध्वर्यु और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ये ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, ये उतना नहीं पूछा जाता। अब अथर्ववेद के ब्राह्मण का क्या नाम है? तो इसका केवल एक ब्राह्मण जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम गोपथ ब्राह्मण है। यहाँ पे ऋग्वेद का क्या था? ऐतरेय और कौशितकी। आगे चलते हैं। आर्यों का मूल निवास अलग अलग जो विद्वान हैं अलग अलग बताते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। पहले यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, धीरे धीरे यहाँ पे आर्यों का आगमन हुआ। तो अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग चीज़ें बताते हैं। पहले ये कहाँ रहते थे? तो LD कल्ल ने कहा है कि ये कश्मीर और हिमालय क्षेत्र में रहते थे पहले आर्य, वहाँ से आए थे। इसके अलावा पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे आर्य, इनका मूल निवास जो है उत्तरी ध्रुव था। लेकिन ये सब चीज़ें इतना मानी नहीं जाती हैं। अब जो मानना है ज़्यादातर वो कहा जाता है कि मध्य एशिया से ये लोग आए थे, क्योंकि जो अंग्रेज वैज्ञानिक हैं वो मध्य एशिया से मानते हैं, जो महान वैज्ञानिक कहा जाता है जिन्हें। वैसे तो ये मानना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी लोग ये मानते हैं कि मध्य एशिया से आए थे आर्य। उत्तरी ध्रुव से आए थे किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब अगले जो व्यक्ति हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका कहना था कि आर्य तिब्बत वाले क्षेत्र से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैदिक काल में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। बाद में इन्होंने बहुत प्रचार किया। इनका एक नारा भी था, वेदों की ओर लौटो। इसके अलावा गंगानाथ झा ने कहा कि ब्रह्मर्षि देश से आए थे। ब्रह्मर्षि देश उस टाइम पे उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया था भारत का, उसको ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। इसके अलावा गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि दक्षिणी रूस से आए थे ये लोग जो आ रहे हैं। मैक्स मूलर का कहना था कि मध्य एशिया से आए थे। यही वाला ज़्यादा माना जाता है, मध्य एशिया वाला। किसने कहा था? मैक्स मूलर ने। लेकिन हमें सभी याद रखना है क्योंकि यहाँ पे भारतीय व्यक्ति भी दिए हुए हैं जो मैचिंग में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि तिब्बत वाले क्षेत्र से आए थे। गंगानाथ झा ने कहा था ब्रह्मर्षि देश से आए थे। गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस कहा था। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया कहा था। ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तरी ध्रुव, तिब्बत और मध्य एशिया। आगे चलते हैं।
ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम दूसरे थे, आधुनिक नाम दूसरे हैं। तो यहाँ पे पहला नाम है अस्किनी नदी। अस्किनी का वर्तमान में नाम है चेनाब नदी। बिपाशा नदी का वर्तमान में नाम है व्यास नदी। परुष्णी नदी किसे कहते हैं हम, तो परुष्णी नदी का अब नाम हो गया रावी नदी। बितस्ता जिसका अब नाम है झेलम, बितस्ता का अब नाम है झेलम। कुबा का अब नाम है काबुल। काबुल नदी कहाँ पे बहती है, अफगानिस्तान में। तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला और जो उत्तरी एरिया है भारत का, वो सब मिला के इनका आर्यों का देश कहा जाता था पहले, जिसे बाद में आर्यावर्त नाम भी दे दिया गया था। पहले ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था, बाद में आर्यावर्त कहा जाने लगा उसी को। अब यहाँ पे कुरमू नदी, इसका नाम अब हो गया है कुर्रम नदी, जो कि ये अफगानिस्तान में बहती है। गोमती नदी, इसका नाम अब गोमल हो गया है। ये वाली गोमती नहीं है जो कि लखनऊ से होकर बहती है, ये है दूसरी नदी जिसका नाम है गोमती नदी, अब इसका नाम हो गया है गोमल नदी। फिर आती है सदानीरा नदी, अब इसका नाम है गंडक नदी। सदानीरा नदी का नाम अब है गंडक नदी। इसके अलावा सतुद्री नदी को अब सतलज कहते हैं। दृश्यवती को अब घग्गर कहते हैं। दृश्यवती को अब घग्गर कहते हैं। तो ये नदियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जहाँ पे भी सिलेबस में ये टॉपिक दिया होता है। आगे चलेंगे। वेद को एक नाम से और जाना जाता है जिसे श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुन के लिखा गया चीज़ है। वेद अलग अलग यहाँ पे ऋषियों ने लिखे हैं, इन वेदों को लिखा है, लेकिन उन्होंने कहीं से सुन के लिखा है, उनका अपना कुछ नहीं है उसमें। वेद त्रयी किसे कहा जाता है, वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला दिया जाए तो इसे वेद त्रयी कहेंगे। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है, बस इतना याद रखना है। वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है, अथर्ववेद नहीं आता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है ऋग्वेद में। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। कितनी ऋचा है, तो 10,552 ऋचा हैं। इसी ऋचा के नाम पे मेरा भी नाम ऋचा रखा गया था, यही वाला स्पेलिंग होता है। सूक्त 1028 और उसके बाद ऋचा कितनी है, ऋचा मतलब श्लोक होता है, वेदों में जो श्लोक होते हैं उन्हें ऋचाएँ कहा जाता है। आगे चलेंगे। ऋग्वेद के मंडल जो 10 हैं उनके रचयिता के नाम भी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो 2 से 7 वाले हैं यही पूछे जाते हैं, 2 से लेके 7 तक। वैसे 10 मंडल हैं टोटल, लेकिन 2 से 7 सबसे पुराने वाले हैं। पहले ये बीच वाले लिखे गए थे 2 से 7, उसके बाद पहला, फिर 8वां, फिर 9वां, 10वां ऐसे लिखा गया था। तो पहला जो मंडल है इसके रचयिता में बहुत सारे ऋषि आ जाते हैं, जैसे मधुच्छंदा, दीर्घतमा, अंगिरा। इसीलिए ये नहीं पूछा जाता क्योंकि ज़्यादा ऋषि हैं इसमें। द्वितीय जो ऋग्वेद का मंडल है, इसके जो लेखक है या रचयिता है वो है गृत्समद। गृत्समद ने लिखा था दूसरा मंडल ऋग्वेद का। तृतीय मंडल विश्वामित्र ने लिखा है। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तृतीय मंडल यानी तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। किसको समर्पित है ये गायत्री मंत्र, तो ये सविता यानी सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसकी स्तुति है, तो ये सूर्य की स्तुति है, जो कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में दी गई है, जिसके रचयिता हैं कौन, विश्वामित्र। फिर है चौथा मंडल, इसके जो रचयिता हैं वो है वामदेव। अब चौथे मंडल में किसकी बात की गई है, ज़्यादा उल्लेख किसका है, कृषि का उल्लेख किया गया है चौथे मंडल में। पंचम जो मंडल है, 5वां मंडल, इसके जो रचयिता है उनका नाम है अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि किसके रचयिता है, 5वें मंडल के। फिर 6वां जो यानी षष्ठम जो मंडल है, इसके रचयिता है भारद्वाज ऋषि। षष्ठम मंडल के रचयिता कौन है, भारद्वाज ऋषि। फिर 7वें मंडल के जो रचयिता हैं उनका नाम है वशिष्ठ। 7वें मंडल के रचयिता हैं वशिष्ठ। अष्टम नंबर के जो रचयिता हैं उनका नाम है कण्व और अंगिरस नाम के 2 ऋषियों ने अष्टम मंडल लिखा है। 9वां मंडल सोम और अन्य ऋषियों ने लिखा है। इसीलिए अगर पूछा जाए सोम जो यानी जो सोम उस टाइम पे कहा जाता था जो पवित्र पेय पदार्थ होता था, तो सोम का वर्णन किसमें है, 9वें मंडल में। 10वां जो मंडल है इसको अनेक ऋषियों ने मिलकर लिखा था और वर्ण व्यवस्था का वर्णन इसी वाले मंडल में है, 10वें मंडल में, जो एक विराट पुरुष की कल्पना की गई थी, जो कहा गया था कि अलग अलग कर्मों के हिसाब से अलग अलग वर्ण होना चाहिए। अभी हम आगे देखेंगे 10वें मंडल में ही वर्ण व्यवस्था की बात की गई थी। आगे चलेंगे। अब ऋग्वैदिक समाज किस तरह का समाज था, तो पितृसत्तात्मक समाज था, मतलब जो मेन मुखिया होता था वो कोई मेल होता था। इसके अलावा महिलाओं को भी लेकिन उचित सम्मान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो महिलाओं को उचित सम्मान प्राप्त था। परिवार किस तरह का होता था, तो संयुक्त परिवार होता था, सब लोग साथ में रहते थे। विवाह एक पत्नी तो होता था, मतलब एक ही पत्नी होती थी किसी व्यक्ति की, कई सारी पत्नियां नहीं होती थी। वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन किसमें, तो पुरुष सूक्त में आता है 10वें मंडल में, जैसे अभी हमने बात की ऋग्वेद के 10वें मंडल में है वर्ण व्यवस्था। 10वें मंडल के किस सूक्त में अगर पूछ लिया जाए इतना डीप में, तो पुरुष सूक्त में आता है वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था में जो विराट पुरुष की कल्पना की गई है और कहा गया जो इसका मुख होता है वो होता है ब्राह्मण, भुजा जो होगी वो है क्षत्रिय, जांग है इसकी वैश्य, और एक पैर जो होता है, जो इंसान का पैर होता है वो क्या है, शूद्र। अब ये सभी जो वर्ण व्यवस्था ये कर्म के आधार पर डिसाइड हुई थी, जो जिसका जैसा काम होगा। ऋग्वैदिक काल में अगर कोई व्यक्ति जो पढ़ाई वगैरह कराता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो उसे ब्राह्मण कहा जाता था। अगर उसका बेटा कोई भी उस तरह का काम करे, जैसे कि जो वणिक काम करते हैं, जैसे व्यापारी वगैरह बन जाए, तो वो वैश्य हो जाएगा। मतलब कर्म के आधार पर डिसाइड होता था। लेकिन जैसे जैसे ये व्यवस्था बदलती गई, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया, तो ये सब परमानेंट हो गया। जो जिसका बेटा होगा, जो जिस वर्ण का होगा, उसका बेटा भी उसी वर्ण का होगा। तो ये सब आगे जाके बदलने लगा, पहले सब कर्म आधारित था। आगे चलते हैं।
स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो स्त्रियां जो है यज्ञ में भाग लेती थी, उनको शिक्षा की अनुमति थी, लड़कियों का उपनयन संस्कार भी किया जाता था, सब चीज़ अच्छा था इस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में। विधवा विवाह होता था, प्रचलित था। बाल विवाह सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह नहीं होता था उस टाइम पे, सती प्रथा नहीं थी, तो ये सब दोष नहीं थे उस टाइम पे। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख स्त्रियां हैं जिन्होंने काफ़ी श्लोक वगैरह भी लिखे हैं, कौन कौन सी हैं? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववरा, तो ये स्त्रियां हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। अविवाहित कन्या अमाजु कहलाती थी। दास प्रथा इस टाइम पे प्रचलित थी। अगर ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन ये इतनी टफ नहीं थी, इतनी कठोर नहीं थी जैसा कि मेसोपोटामिया में थी। मेसोपोटामिया भी जैसे हमने बात की कि एक तरह की सभ्यता थी जो इराक वगैरह में थी। आगे बात करेंगे नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या होती थी? तो महिला अगर उसका पति जो है वो मर गया हो तो उसका विवाह उसके देवर के साथ कर दिया जाता था, इसी को नियोग प्रथा कहा जाता था। भोजन किस तरह का होता था ऋग्वैदिक काल में? तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह का भोजन होता था, क्योंकि उतना कृषि को महत्ता तब नहीं दी गई थी, ज़्यादा खेती वगैरह अनाज नहीं होता था, इसलिए शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के लोग इस टाइम पे रहते थे। अब विवाह के प्रकार क्या थे इस टाइम पे? तो दो तरह के विवाह होते थे, एक अनुलोम विवाह, दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में जो उच्च वर्ण का पुरुष होता था उसकी शादी निम्न वर्ण की स्त्री के साथ होती थी। जो मतलब ऊंची जाति के लोग होते थे उनका विवाह नीची जाति की स्त्री से होता था। प्रतिलोम विवाह वो होता था जिसमें उल्टा किया जाता था। जैसे उल्टा मतलब इसमें प्रतिलोम विवाह में जो स्त्री है वो ऊंचे वर्ण की होती थी और जो पुरुष है वो निम्न वर्ण का होता था। तो दो तरह के विवाह प्रचलित थे उस टाइम पे। कबीलों की बात की जाए तो पंचजन यानी 5 कबीले उस टाइम पे थे प्रमुख। एक है अनु, एक है ध्रुव, पुरु, तुर्वस और यदु। अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस, यदु, ये एक बार 2-3 बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये रट जाएगा। अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस और यदु। विवाह में देने वाला जो उपहार होता था, जो लड़कियों को दिया जाता था उनकी शादी पर, तो उसे कहते थे वहातु। जैसे कि अभी अगर कोई बात करें, दहेज कोई लेता है, एक तरह का ये भी दहेज ही होता था। जैसे लोग कह देते हैं कि अपनी लड़की को जो देना होगा दे देना, तो उसी तरह का ये वहात है, एक तरह से वो पूरी तरह से दहेज ही होता है। आगे चलेंगे। पवित्र पशु, ये पवित्र पशु कौन सा उस टाइम पे माना जाता था? तो गाय को सबसे पवित्र पशु माना गया है। जितनी लड़ाइयाँ होती थी वैदिक काल में वो गाय की चोरी वगैरह से संबंधित रहती थी। और गाय को अघन्या कहा गया है, मतलब ना मारने योग्य, गाय को मारा नहीं जाएगा ऐसा कहा गया है वैदिक काल में। फिर आता है प्रिय पशु, इनका कौन था जिनसे सबसे ज़्यादा काम लिया जाता था? तो वो था घोड़ा। जो वैदिक काल के लोग थे, आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। ऋग वैदिक काल के लोग लोहे से अपरिचित थे, मतलब इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ा था कि उन्हें भी लोहे का ज्ञान नहीं था। इसके अलावा जब उत्तर वैदिक काल आएगा, इसी ऋग वैदिक काल में ही जब उत्तर वैदिक काल आ जाएगा तो धीरे धीरे लोहे से वो लोग परिचित हो गए थे। तो उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे, ऋग वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आगे चलेंगे। उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान था। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता की है? अगर सूक्त की बात यानी श्लोक की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसकी है? तो इंद्र देवता की स्तुति सबसे ज्यादा बार की गई है। इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार आया है ऋग्वेद में। इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार आया है। इसके अलावा अग्नि के लिए कितनी सूक्तियां हैं? तो अग्नि के लिए 200 सूक्तियां दी गई हैं। अग्नि शब्द के लिए, अग्नि देवता के लिए 200 सूक्तियां हैं। सबसे ज्यादा किस देवता के लिए? इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। इसके अलावा गंगा का उल्लेख कितनी बार, गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? तो केवल एक बार किया गया है। अगर एक तरह से भारत का नक्शा बना ले तो अगर ऐसे ये हो गया तो इधर वाले एरिया में थे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, या अगर बात करें आर्य भी इधर ही सिमटे हुए थे। तो यहाँ पे गंगा इधर बह रही है, उत्तराखंड से निकल रही है, उसके बाद पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश होते हुए जा रही है। लेकिन जो गंगा का उल्लेख, इनसे ज़्यादा ये परिचित नहीं थे, गंगा से ज़्यादा परिचित नहीं थे, क्योंकि इधर बहुत कम आते थे आर्य, इसलिए केवल एक ही बार उल्लेख किया गया है गंगा का ऋग्वेद में। यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती को। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सर्वाधिक बार किसका उल्लेख किया गया है? तो सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार किया गया है, क्योंकि जहाँ ये रहते थे वहीं पे सिंधु नदी भी बहती थी। इसके अलावा ब्रह्मर्षि देश किसे कहा जाता है? अगर पूछ लिया जाए तो गंगा यमुना का जो दोआब होता था उसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का स्थान, आब मतलब होता है नदी, तो दो नदी के बीच का जो स्थान होता है उसे आब कहते हैं। तो ब्रह्मर्षि देश कौन सा था? तो गंगा यमुना का जो दोआब होता था, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खेती वगैरह होती है, इसीलिए इसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। आगे चलेंगे। प्रशासन की बात करें वैदिक काल में तो प्रशासन का ये क्रम था। जैसे सबसे जो छोटा इकाई थी वो होती थी कुल, मतलब किसी घर का जो कुल होता था सबसे छोटा होता था। इसके अलावा उसके बाद आता था ग्राम, फिर आता था विश्व, उसके बाद आता था जन, फिर राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, इस तरह का क्रम होता था। इसके जो प्रमुख होते थे, कुल का जो प्रमुख होता था उसे कुलप कहा जाता था। ग्राम का जो
प्रमुख होता था उसे ग्रामणी कहते थे, विष का प्रमुख विषपति, जन का प्रमुख पुरोहित कहलाता था, राज्य का प्रमुख राजा कहलाता था। अब सभा या फिर बैठक दो तरह की होती थी। एक होता था सभा, दूसरी होती थी समिति। जो सभा नाम की बैठक होती थी वो श्रेष्ठ लोगों की बैठक, यानी जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनकी बैठक होती थी, उसे कहते थे सभा। समिति जो होती थी ये सामान्य लोगों की बैठक होती थी। सभा और समिति को ऋग्वेद में प्रजापति यानी जो ब्रह्मा जी हैं उनकी दो बेटियां बताया गया है। सभा और समिति को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी भूमिका रहती थी प्रशासन में। आगे चलते हैं। वैदिक काल में संस्कारों की संख्या अगर पूछा जाए कितनी तरह के संस्कार होते थे, जन्म से लेके मतलब गर्भधारण से लेके लास्ट तक, मरने तक, अंत्येष्टि तक कितने संस्कार बन जाते हैं, तो 16 संस्कार होते थे। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो राजा होते थे उत्तर वैदिक काल में वो कौन कौन से राजा कहे जाते थे? जो उत्तर में राजा होता था उसे विराट कहा जाता था। उसके बाद पूर्व में जो राजा होते थे उन्हें सम्राट कहा जाता था। दक्षिण में जो राजा होते थे यानी साउथ में जो राजा होते थे उन्हें भोज कहा जाता था। इसके अलावा पश्चिम यानी वेस्ट में जो राजा होते थे उन्हें स्वराट कहा जाता था। और जो मध्य देश होता था, मध्य देश के राजा को क्या कहा जाता था? तो मध्य देश में राजा को राजा ही कहा जाता था। तो यहाँ पे चारों दिशाओं यानी बीच का भी यहाँ पे हो गया मध्य देश राजा। उत्तर में विराट, उसके बाद दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, इसके अलावा मध्य में राजा हो गया। अब माप की इकाई उस टाइम पे वैदिक काल में क्या क्या होती थी? तो माप की इकाई को निष्क कहा जाता था, शतमान कहा जाता था, जैसे अभी किलो वगैरह होता है उसी टाइप में, रत्तिका कहा जाता था, गुंजा कहा जाता था। तो ये माप की इकाई होती थी ऋग्वैदिक काल में। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की किस वंश से संबंधित थे ये? तो पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। पुष्यभूति वंश का एक और नाम है वर्धन वंश। तो वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश सेम ही है और इसी से संबंधित थे हर्षवर्धन। आगे बात करते हैं। जब ये गुप्त वंश का पतन हो रहा था, मतलब गुप्त वंश जो है डिक्लाइन पे आ रहा था, अपने पतन की तरफ जा रहा था, तब बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश उभरे थे, जैसे कि मैत्रेक वंश था, मौखरी वंश था, गौड़ वंश था, उसी में से एक था ये भी जिसका नाम था पुष्यभूति वंश। इसी से संबंधित हर्षवर्धन थे और सिर्फ हमें यही टॉपिक पढ़ना है। तो पहले ये जो पुष्यभूति वंश के लोग थे वो गुप्तों के सामंत थे, मतलब गुप्तों के अंडर थे। बाद में ये स्वतंत्र हुए। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए कौन था, तो पुष्यभूति था। इन्हीं के नाम पे इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश पड़ा था। आगे बात करते हैं अन्य प्रमुख शासक पुष्यभूति वंश के कौन कौन से थे। इनका बस नाम हमें पढ़ना है, जैसे नरवर्धन थे, आदित्यवर्धन थे, प्रभाकर वर्धन थे। जो एक मेन व्यक्ति यहाँ पे मिलते हैं पहले, वो है प्रभाकर वर्धन। अब वर्धन वंश का प्रमुख शासक जो प्रभाकर वर्धन है, इनके 3 बच्चे थे। पहला एक बेटा था जिसका नाम था राज्यवर्धन, फिर दूसरा बेटा था उसका नाम था हर्षवर्धन, एक बेटी थी जिसका नाम था राजश्री। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, 2 बेटे 1 बेटी थी इनकी प्रभाकर वर्धन की। आगे बात करेंगे, ये जो राजश्री हैं जो इनकी बेटी थी, इनका विवाह हुआ था मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा से राजश्री का विवाह हुआ। ग्रहवर्मा का वध किसने किया था? तो ग्रहवर्मा को मारा था देवगुप्त ने, याद रखना है। उसके बाद ये जो राज्यवर्धन है इन्होंने बदला लिया, मतलब इनके जो बहन का जो बदला लिया वो किसने लिया? तो राजवर्धन ने जाके बदला लिया और देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त को मारकर किसने बहन का बदला लिया था? तो राज्यवर्धन ने। पहले राजश्री का विवाद ग्रहवर्मा से हुआ, ग्रहवर्मा को मारा देवगुप्त ने। देवगुप्त को किसने मारा? तो राजश्री के भाई राज्यवर्धन ने। उसके बाद फिर एक आया देवगुप्त का दोस्त। देवगुप्त को जिसको राजवर्धन ने मारा था उसका दोस्त आया और उसने राजवर्धन को मार दिया। तो कौन था इसका दोस्त? तो शशांक था। देवगुप्त का दोस्त आया शशांक, जो कि गौड़ वंश का शासक था, उसने राजवर्धन को मार दिया। अब आगे बात करेंगे फिर क्या हुआ। इस शशांक को मारा किसने? तो हर्षवर्धन ने इसको मारा, इस शशांक को, क्योंकि इसने जो है राजवर्धन को मारा था, हर्षवर्धन के बड़े भाई को। तो इस तरह से शशांक जो है गौड़ वंश का शासक था, उसको किसने हराया? उसको हराया हर्षवर्धन ने। तो इस तरह से अभी हमें पढ़ना है जो वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो 606 से 647 ईस्वी है। जब राजश्री जो है अकेली हो गई तो राजश्री और हर्षवर्धन दोनों भाई बहन साथ में राज करते थे, साथ में राजगद्दी पर बैठते थे कन्नौज की। कन्नौज उस टाइम पे बहुत अच्छा माना जाता था, बहुत अच्छा क्षेत्र बन गया था, इसे महोदय श्री भी कहा जाता था। तो जो मेन क्षेत्र था हर्षवर्धन का वो था कन्नौज। अब हर्षवर्धन की उपाधियों के बारे में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी हर्षवर्धन की उपाधि थी या फिर निम्न में से कौन सी हर्षवर्धन की उपाधि नहीं थी। तो कौन कौन सी उपाधियां थी यहाँ पे देख लेते हैं। परम भट्टारक थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, चक्रवर्ती कहा जाता था, सार्वभौम कहा जाता था, परमेश्वर कहा जाता था, परम माहेश्वर कहा जाता था, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन की उपाधि वो है शिलादित्य। शिलादित्य किसे कहा जाता था? हर्षवर्धन को कहा जाता था। आगे बात करेंगे ह्वेनसांग किसके टाइम पे भारत आया था, किसके शासनकाल में? ये चीनी यात्री था। इससे पहले हमने फायान देखा था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, वर्धन वंश में भारत आया था। ह्वेनसांग की एक प्रमुख रचना है, एक पुस्तक है जिसका नाम है सीयूकी। सीयूकी किसकी पुस्तक है? ह्वेनसांग की पुस्तक है, जो भारत से उसको जो भी अनुभव प्राप्त हुआ इसमें लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे
ह्वेनसांग कब से कब तक भारत में रहा था? तो 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा था और वो मुख्यतः आया था नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बौद्ध धर्म की, लेकिन बाद में यहाँ के राजा महाराजा से भी मिलने लगा था। ह्वेनसांग से ही प्रभावित होकर जो हर्षवर्धन था उसने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। महायान शाखा जो बौद्ध धर्म की होती है, हमने बौद्ध वाले चैप्टर में कवर किया है इसे। तो महायान शाखा का अनुयायी बन गया था हर्षवर्धन ह्वेनसांग के प्रभाव में आगे बात करेंगे ह्वेनसांग के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि दोनों लगेगा यहाँ पर, तभी उसे ह्वेनसांग माना जाएगा। अब शाक्य मुनि किसी और को भी कहा जाता है, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है मौर्य वाले में, उसे आज जाके आप दोबारा से देख सकते हैं अगर अभी याद नहीं आ रहा है तो ये सभी किसकी उपाधियाँ हो गई? ह्वेनसांग की उपाधियाँ हो गई। आगे बात करते हैं, हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था? तो ये पूछा जाता है। तो किसने हराया था? चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय को ने हराया था हर्षवर्धन को। तो ये बहुत सारा चीज़ इन्होंने जीता था हर्षवर्धन ने, लेकिन इनको किसने हराया था? तो पुलिकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित था। किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष पराजित हुआ था। तो हर्ष की अगर दक्षिणी सीमा पूछी जाए, हर्षवर्धन की दक्षिणी सीमा कौन सी थी? तो नर्मदा नदी, उसके आगे नहीं बढ़ पाया था। आगे बात करते हैं, हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। तो हर 5वें वर्ष इसका आयोजन होता था महामोक्ष परिषद का। कहाँ पे करता था ये? तो प्रयागराज में, जहाँ पे बहुत सारा ये दान करता था बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ये जो है हर 5वें साल होता था, लेकिन हर्षवर्धन कौन से समारोह में शामिल हुआ था ये पूछा जाता है। तो 6वें समारोह में हर्षवर्धन शामिल हुआ था। अब हर्षवर्धन का एक कवि था जिसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो बाणभट्ट था इनका कवि, जिनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पहली है हर्षचरित, दूसरी है कादम्बरी। बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी है? हर्षचरित और कादम्बरी। इसके अलावा हर्षवर्धन की भी 3 रचनाएं फेमस हैं, जिनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं है? तो यही तीनों है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पे पहली है प्रियदर्शिका, उसके बाद रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचनाएं हैं? तो ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। हर्ष के समय में जो सिंचाई वाला यंत्र होता था उसको क्या कहते थे? तो इसको कहते थे तुला यंत्र। हर्ष के समय में जो सूती वस्त्र का केंद्र होता था उसे कौन सा केंद्र था भारत में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र? तो ये था मथुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पहली बार ये सभ्यता पाई गई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। अब इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे पहला नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो पहला स्थल खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में वो था हड़प्पा स्थल, जो कि आज के पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा इसका एक और नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधो सभ्यता भी कह दिया जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये नगर आधारित सभ्यता थी। इसमें प्रॉपर चीज़ें सभी, नगर किसे कहेंगे? जहाँ पे लोगों के घर में स्नानागार हो, मतलब बाथरूम वगैरह हो, पानी का अच्छा प्रबंध हो, सड़कें अच्छी हो, उसी को नगर कहते हैं। तो प्रथम ये नगरीय सभ्यता थी। अब इस तरह से नहीं होगी कि आज के टाइम पे जैसे कंप्यूटर है, फ्रिज, कूलर, ये सब नहीं होगा, लेकिन उसका जो मॉडल था वो नगर आधारित था, इसलिए पहली नगरीय सभ्यता इसको कहा जाता है। आगे चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि जो है पूछी जाती है। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ भी लिखा रहेगा। अगर उसकी तिथि पूछी जाए तो अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग तिथि दी है। जो सर्वमान्य है, मतलब जो वैज्ञानिक आधार पर जो तिथि निकाली गई है कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग कैसे की जाती है, किससे? तो ये भी पूछा जा सकता है कार्बन डेटिंग में क्या यूज़ करते हैं। तो C14 का यूज़ किया जाता है। सर्वमान्य यही वाली है डेट, जो कि है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच। ईसा पूर्व वो होता है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसके पहले वाला टाइम उल्टा चलता है। जैसे ये 2300 से शुरू हुआ और उल्टा आया 1700 तक, उसके बाद हम एक आएंगे, उसके बाद शताब्दी शुरू होगा। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। पिछला वाला जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हम उल्टा पढ़ते हैं। तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता पाई गई थी। और इसकी जो विकास की पराकाष्ठा थी, अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने एकदम चरम पॉइंट पे कब थी, तो 2300 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, 2300 से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता अपनी चरम व्यवस्था पर थी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मेन एक चीज़ याद रखना है, 2300 से 1700 ईसा पूर्व। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस वीक के एंड में जो आपसे टेस्ट लिया जाएगा पेड ग्रुप में, इसी में से टेस्ट होगा। तो पूरा हफ्ते आप अच्छे से पढ़ते चलिए। अब आगे चलते हैं। अन्य प्रमुख काल निर्धारण जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने किए हैं, पूछ लिया जाता है किन वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण क्या किया है। तो प्रमुख जो है जॉन मार्शल, इन्होंने कहा था कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई थी। लेकिन ये मान्य नहीं माना जाता है, ज़्यादा कार्बन डेटिंग वाला ही मानते हैं, जो भी हमने 2300 से 1700 ईसा पूर्व पढ़ा था। अगले जो यहाँ पे विद्वान है अर्नेस्ट मैके, इन्होंने कहा था कि 2800 से 2500 ईसा पूर्व के बीच पाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता।
माधव स्वरूप वत्स का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन है। इन्होंने कहा था कि 3500 से ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई थी। इसके अलावा और भी कुछ प्रमुख विद्वान हैं जैसे गैड, मार्टिमर व्हीलर, फेयर सर्विस, इन लोगों ने भी काल निर्धारण किया था। सबके हमें नहीं याद रखने हैं, जो नॉर्मली पूछा जाता है वो कार्बन डेटिंग वाला ही पूछा जाता है। आगे चलेंगे। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन है, सबसे पश्चिमी कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, पूर्व में कौन सा है। बहुत सारे अभी तक बहुत सारे स्थल खोज लिए गए हैं, तो लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन स्टार्टिंग वाले हमें याद रखने हैं। और ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गया उत्तर। सबसे उत्तरी में कौन सा स्थान है, तो मांडा है। मांडा कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांडा। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। अब सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे उत्तरी हो गया मांडा, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी हो गया दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। अब सबसे पूर्वी जो स्थल है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, मेरठ में स्थित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर मेरठ ना लिखा रहे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है मेरठ, तो वहाँ पे है आलमगीरपुर। सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ पे पाया जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा सुतकांगेडोर, ये कहाँ पर स्थित है, बलूचिस्तान में, जो कि सबसे पश्चिमी हिस्सा है। सबसे पश्चिमी कौन सा है, सुतकांगेडोर। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आकार पूछा जाए, जो अलग अलग स्थल है ये किस आकार में फैले हुए हैं, तो त्रिभुजाकार आकार में फैले हुए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में इसकी खोज हुई थी। वैसे तो बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन इसकी खोज कब हुई, 1921 में। किसने इसकी खोज की थी, तो इस टाइम पे जो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे वो थे सर जॉन मार्शल। अब महानिदेशक का नाम अलग पूछा जाता है, खोजकर्ता का नाम अलग पूछा जाता है। तो खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता जो थी, पहला जो स्थल खोजा गया वो था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। किसके निर्देशन में की, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की। कब की, 1921 में। आगे चलते हैं। अब प्रमुख स्थान, पहला तो हो गया हड़प्पा, जो सबसे पहला स्थल था। सभी स्थान के बारे में अलग अलग देखेंगे, किसी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला यहाँ पे सभ्यता का जो स्थल है वो है हड़प्पा। इसकी खोज हुई 1921 में। खोजकर्ता का नाम है दयाराम साहनी। किस स्थान पर ये खोजी गई थी, तो पंजाब में खोजी गई थी। पंजाब कौन सा पंजाब, भारत वाला नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में पाया जाता है। ये खोजा गया था ये स्थल हड़प्पा। किस नदी के किनारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो रावी नदी के किनारे इसे खोजा गया था, रावी नदी के किनारे। आगे चलेंगे। 2 टीले यहाँ पे पाए गए हैं हड़प्पा में, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। लगभग जितने नगर मिले थे उस टाइम पे सब में 2 टीले पाए गए थे। एक पश्चिमी टीला होता था, एक पूर्वी टीला होता था। जो पश्चिमी टीला होता था वो छोटा होता था और उसमें दुर्ग बना रहता था, मतलब उसमें राजा महाराजा जो उस टाइम पे जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे वो रहते थे इस साइड में, मतलब पश्चिमी साइड में, पश्चिमी टीले पे, तो इसे दुर्ग टीला कहते थे। पूर्वी जो टीला होता था वो बड़ा होता था, उसे नगर टीला कहते थे। इसके चारों तरफ कोई दुर्ग नहीं बना रहता था। दुर्ग मतलब प्राचीर, एक तरह की दीवार जिससे कोई बाहरी आक्रमण ना कर पाए। अब ये जो पश्चिमी टीला था इसका नाम एक दिया गया था, ये नाम दिया था मार्टिमर व्हीलर ने। अभी ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने विद्वान है मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने नाम दिया था माउंट एबी। माउंट एबी पश्चिमी टीले को कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता में। पूछा जा सकता है माउंट एबी कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से। आगे चलेंगे। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा है, तो स्टुअर्ट पिगट ने। ये भी विद्वान का नाम इंपॉर्टेंट है। किसने अर्ध औद्योगिक नगर कहा है हड़प्पा को, स्टुअर्ट पिगट ने। अब हड़प्पा से प्राप्त कुछ अवशेष हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सभी अवशेष आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे पहली बार में ही ध्यान से सुन लीजिए। कब्रिस्तान यहाँ से पाया गया है हड़प्पा से, और कब्रिस्तान का नाम क्या है यहाँ पे, तो समाधि R37। समाधि R37 कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। बर्तन पर मछुआरे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। शंख पर बना बैल कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले, तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा अन्नागार, यहाँ पे बृहद अन्नागार मिला है जो एक बहुत बड़ी इमारत है, वो कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। स्वास्तिक और चक्र यहाँ से मिला है। सीपी का पैमाना मिला है, सीपी से बना हुआ जो मापने का पैमाना होता है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ईंटों पर बना वृत्ताकार चबूतरा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। R37 बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, अन्नागार, स्वास्तिक और चक्र, सीपी का पैमाना, ईंटों का बना वृत्ताकार चबूतरा। इससे बाहर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इतनी चीज़ें प्राप्त हुई है जो इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। दूसरा जो प्रमुख खुदाई हुई थी हड़प्पा के बाद में, दूसरा जो नगर मिला है वो है मोहनजोदड़ो, जो कि सबसे बड़ा नगर माना जाता है। अभी आगे आएगा एक भारत का सबसे बड़ा राखीगढ़ी, उसे देखेंगे। तो ये है मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर कहा जाए तो मृतकों का टीला।
पहले इसे मृतकों का टीला कहा जाता था। अब मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे, तो इसकी खोज हुई थी 1922 में। अभी हड़प्पा देखा हमने 1921 में, मोहनजोदड़ो एक साल बाद 1922 में। खोजकर्ता का नाम क्या है, राखालदास बनर्जी। हड़प्पा की जो खोजकर्ता थे उनका नाम था दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो वाले खोजकर्ता हैं राखालदास बनर्जी। कहाँ से ये खोदा गया था, मतलब कहाँ से इसकी खुदाई हुई थी, तो लरकाना जिला जो कि सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान में। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो वो रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ज़्यादातर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उस टाइम पे सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए थे, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। आगे चलेंगे, अवशेष यहाँ से क्या क्या मिले मोहनजोदड़ो से, तो बृहद स्नानागार मिला है। अवन्नागार कहाँ मिला था, हड़प्पा वाले में, और यहाँ से स्नानागार मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी मिली है, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। योगी मुद्रा की एक मूर्ति मिली है। इसके अलावा मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति मिली है। सूती कपड़ा मिला है। गीली मिट्टी के दिए मिले हैं। मिट्टी की तराजू मिली है। सबसे बड़ी ईंट यहाँ से मिली है। तो सूती कपड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पशुपति की मुद्रा पर पशुपति की मूर्ति यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। योगी की मूर्ति इंपॉर्टेंट है। मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिली। कांसे की नर्तकी मिली है और बृहद स्नानागार यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, इसके बाद जो अगला स्थल है वो है चंदहुदड़ो। जैसे कि अभी हमने बात की कि हर जो नगर मिले हैं उसमें 2 टीले पाए जाते थे। एक टीले में दुर्ग बना रहता था, दूसरे में नहीं बना रहता था। तो चंदहुदड़ो से कोई दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है, तो दुर्ग यहाँ पे नहीं बना रहता था, कोई रक्षा प्राचीर नहीं रहती थी। अब खोज की बात करें तो 1934 में, इसकी 1934 में खोज हुई थी। खोजकर्ता का नाम क्या है, तो एन गोपाल मजूमदार। एन गोपाल मजूमदार। सभी के ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का याद रखिएगा। यहाँ पे खोजकर्ता का नाम इंपॉर्टेंट है, एन गोपाल मजूमदार। और इसका उत्खनन किसने करवाया था, यहाँ पे खोजकर्ता और उत्खनन दोनों याद रखने हैं। तो खोजकर्ता थे मजूमदार और उत्खनन करवाया था अर्नेस्ट मैके ने। अर्नेस्ट मैके ने उत्खनन कराया था चंदहुदड़ो का। आगे चलेंगे, अब चंदहुदड़ो से क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, अवशेष जो मिले हैं। झूकर जांगर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। मणिकारी के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मुहर बनाने के साक्ष्य मिले हैं। भार माप के बटखरे मिले हैं। मनका बनाने का कारखाना मिला है चंदहुदड़ो से। अलंकृत हाथी मिला है, हाथी जैसा खिलौना, और भी खिलौने यहाँ से मिले हैं। बिल्ली के पीछे कुत्ता जो है पीछा कर रहा है बिल्ली का, उसके पदचिन्ह के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। लिपस्टिक मिली है, पूछा जाता है लिपस्टिक कहाँ से मिली है, तो चंदहुदड़ो से। वक्राकार ईंटें भी पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, चंदहुदड़ो से प्राप्त हुई हैं। उत्खननकर्ता कौन थे, अर्नेस्ट मैके। खोजकर्ता कौन थे, गोपाल मजूमदार। अब अगला जो स्थल है वो है लोथल। लोथल की खोज कब हुई थी, 1955 में, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। खोजकर्ता का नाम इंपॉर्टेंट है। तो लोथल के खोजकर्ता थे एस.आर. राव। एस.आर. राव ने खोज की थी लोथल की। किस नदी के किनारे स्थित है लोथल, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नदी का नाम पूछा जाता है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस स्थान से मिला है लोथल, तो सागर तट पर ये स्थित है, गुजरात में। लोथल कहाँ से मिला है, गुजरात से मिला है। यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं, तो डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड जहाँ पे जो जहाज वगैरह का निर्माण किया जाता है, उन्हें डिसमेंटल किया जाता है, तो वो होता है डॉकयार्ड, जहाँ पे जहाजें आकर रुकती हैं। इसके अलावा बाजरे का साक्ष्य यहाँ से मिला है लोथल से। फारस की मुद्रा मिली। अब क्योंकि ये बंदरगाह नगर था, समुद्र के किनारे था, तो यहाँ से व्यापार भी होता होगा, तो अलग देशों की यहाँ से मुहरें मिली हैं। यहाँ पे घोड़े की लघु मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, घोड़े की मूर्ति मिली है। घोड़े की मूर्ति के साथ पूछे जाते हैं कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। युगल समाधियाँ 3 युगल समाधियाँ कहाँ से मिली हैं, लोथल से मिली हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है, हमने देखा था कि 2 टीले होते थे। एक टीला जो है रक्षा प्राचीर से घिरा रहता था, दूसरा नहीं घिरा रहता था। तो ये जो लोथल जगह है, ये एक अपवाद है, जहाँ पे ये जो दोनों टीले हैं वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पे ये अपवाद है कि दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो नगर और दुर्ग एक ही प्राचीर से घिरे थे लोथल में। आगे चलेंगे, अब कालीबंगा के बारे में देखिए। खोज हुई थी 1961 में, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है कि खोजकर्ता का नाम क्या है कालीबंगा की, तो अमलानंद घोष। कहाँ से ये उत्खनन किसने करवाया था, तो खोजकर्ता का नाम यहाँ पे अमलानंद घोष है। उत्खनन कराने का नाम दूसरा है, जैसा कि हमने देखा था चंद्रहुदड़ो में, वहाँ पे उत्खननकर्ता कौन थे, अर्नेस्ट मैके। तो यहाँ पे उत्खननकर्ता कौन है, बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर दोनों नाम यहाँ पे याद रखने हैं। किस स्थान से ये खुदाई हुई थी, तो गंगानगर राजस्थान में ये खुदाई हुई थी। कालीबंगा स्थल कहाँ से मिला है, राजस्थान से मिला है। किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे मिला है। अब कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जुते हुए खेत यहाँ से मिले हैं। पूछा जाता है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। वक्राकार ईंटें कहाँ मिली थी, तो वो मिली थी चंदहुदड़ो में।
अब इसके अलावा कच्ची मिट्टी के भवन, जितने भवन बने थे हड़प्पा सभ्यता में, जितने नगरों में भवन मिले हैं सब पक्की मिट्टी ईंटों से बने थे, लेकिन ये कालीबंगा एक अपवाद है जहाँ पे कच्ची ईंटों के भवन मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिली है, सिलबट्टा मिला है, सूती कपड़े पर छाप का चित्र मिला है, प्रतीकात्मक समाधियाँ मिली हैं, अंत्येष्टि की तीनों विधियों की यहाँ पे देखा गया है, उसके साक्ष्य मिले हैं। तीनों विधियाँ कौन सी? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, तीनों यहाँ विधिया की अंत्येष्टि संस्कार यहाँ पे मिले हैं कालीबंगा से। अब कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे से काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली थी, तो काली बैंगल्स हो गई हैं कालीबंगा। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, देखिए हमने देखा था कि 2 टीले होते थे, एक यहाँ पे रक्षा प्राचीर से गिरा होता था, दूसरा नहीं। तो कालीबंगा भी एक अपवाद है जिसमें ये जो स्थल है नगर वाला भी प्राचीर से गिरा हुआ था और दुर्ग वाला भी प्राचीर से गिरा हुआ था, दोनों प्राचीर से गिरे हुए थे। कहाँ पे? कालीबंगा में। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत यहाँ से मिले कालीबंगा से, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले, कच्ची मिट्टी के भवन मिले, सिलबट्टा मिला है और यहाँ पे अंत्येष्टि की तीनों विधियाँ मिली हैं। आगे है राखीगढ़ी स्थल, जो कि भारत का सबसे बड़ा सैंधव सभ्यता का स्थल है। इसकी खोज कब हुई थी? 1969 में। खोजकर्ता का नाम क्या है? सूरजभान। सूरजभान नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी की खोज की थी। किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे राखीगढ़ी स्थित है। किस स्थान से इसे किस राज्य में इसे पाया गया है? तो हरियाणा में है राखीगढ़ी। इसके अलावा भारत का ये सबसे बड़ा सैन्य स्थल है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली? तो यहाँ से अन्नागार मिला है। अन्नागार हमें हड़प्पा में भी मिला था, लेकिन वो सबसे बड़ा अन्नागार था। इसके अलावा यहाँ पे रक्षा प्राचीर के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे राखीगढ़ी का बस यही इंपॉर्टेंट है, किस स्थान से मिला है? हरियाणा। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। खोजकर्ता का नाम क्या है? सूरजभान। और भारत का सैन्य सभ्यता का सबसे बड़ा ये स्थल है। आगे है बनावली। बनावली की खोज 1973 में हुई थी। खोजकर्ता का नाम है RS बिष्ट। बनावली की खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने। स्थान किस स्थान पर मिला है बनावली? तो हरियाणा में मिला है ये। अभी देखा था हमने, राखीगढ़ी भी हरियाणा का है, बनावली भी हरियाणा का है। इसके अलावा यहाँ से जल निकास प्रणाली का अभाव मिला है। जितने सैन्य सभ्यता के स्थल थे सबकी जल निकास प्रणाली, नालियाँ वगैरह काफ़ी अच्छी बनी थी, लेकिन बनावली में ये व्यवस्था नहीं मिली। और यहाँ से हल की आकृति के साक्ष्य मिले हैं। पूछा जाता है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हल की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बनावली से प्राप्त हुई है। इसके अलावा जौ प्राप्त हुआ यहाँ से, तांबे के बाड़ाग्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे के बाड़ के जो आगे का रहता है वो यहाँ से बनावली से मिले हैं। आगे चलेंगे, अगला जो स्थल है वो है धौलावीरा। इसकी खोज हुई थी 1967 में। खोज इतना ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। खोजकर्ता का नाम है JP जोशी। धौलावीरा की खोजकर्ता का नाम है JP जोशी। स्थान क्या है जहाँ से धौलावीरा मिला है? तो कच्छ, गुजरात से इसे प्राप्त किया गया है। अवशेष यहाँ पे धौलावीरा में क्या क्या मिले हैं? तो यहाँ पे नगर 3 भाग में विभाजित था। नगर जो है 3 भाग में विभाजित था। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, खेल का जो मैदान होता है उसके यहाँ से साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। इसके अलावा सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह यहाँ से मिले हैं। सिंधु लिपि के चिन्ह कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। जल संरक्षण की तकनीक से बहुत ज़्यादा अच्छे से परिचित थे धौलावीरा के लोग। तो कहाँ पे जल संरक्षण तकनीकी नहीं अच्छी थी? वो था बनावली। कहाँ पे बहुत अच्छी थी? वो है धौलावीरा। आगे चलते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पूर्वी स्थल है और उत्तर प्रदेश में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसका खोजकर्ता का नाम क्या है? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। किस स्थान से प्राप्त हुआ है ये? तो मेरठ से। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो है कुछ मृदभांड, मतलब मिट्टी के बर्तन, और इसके अलावा गिलहरी के चित्र यहाँ से मिले हैं, मोर के चित्र यहाँ से मिले हैं, कुछ अलंकृत बर्तन मिले हैं जिसमें डिज़ाइन वगैरह बनी है। तो कहाँ से मिले हैं? सभी आलमगीरपुर से। आगे है हुलास। अब ये हुलास जो है सहारनपुर में स्थित है। हुलास में क्या क्या चीज़ें मिली हैं? ये भी उत्तर प्रदेश का स्थल हो गया। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? एक हो गया हुलास, दूसरा हो गया आलमगीरपुर। यहाँ से जो साक्ष्य मिले वो हैं मनके मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, खिलौना गाड़ी मिली है। तो ये सभी चीज़ें हुलास से मिली है, सहारनपुर से। कुछ और चीज़ें जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट है, सड़कें समकोण पर काटनी थी। जो सड़कें जाके मिलती थी, ऐसे ऐसे सड़कें होती थी अच्छी अच्छी। इसके अलावा आंगन मिलता था लगभग सभी घरों में, कुआं मिलता था, रसोई घर मिलता था, स्नानाघर मिलता था। ये सभी चीज़ें लगभग सभी घरों में मिलती थी। सामान्यतः जो मकान बने होते थे वो पक्की ईंट के बने होते थे। दरवाजे, खिड़की मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। ये जो गलियां होती थी सड़कों के पीछे, उधर खुलते थे दरवाजे खिड़की। अब इसका एक अपवाद है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कहाँ पे मेन सड़क की ओर जो दरवाजे खिड़की खुलते थे? लोथल में खुलते थे। लोथल कौन सा स्थल है? जो कि पाया गया है समुद्र के किनारे, गुजरात में। आगे चलते हैं। जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी नगर में। समकालीन इसकी व्यवस्था क्या थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता के बराबर ही कौन कौन सी और सभ्यताएं चल रही थी जो अलग अलग देशों में चल रही थी? वो थी मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र सभ्यता। पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन की सभ्यता है? तो मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता।
मिस्र सभ्यता किसे कहते हैं, जो कि अफ्रीका में स्थित है, और ये वाली मेसोपोटामिया इराक वगैरह में स्थित है, मतलब मध्य एशिया में स्थित है। मिस्र सभ्यता को किसकी देन कहा जाता है? नील नदी की देन कहा जाता है। जितनी भी सभ्यताएं बनी है, कोई एक मेन नदी रहती है, उसके आसपास जो बस्ती बन जाती है उसी को सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे हैं या फिर उनकी सहायक नदियों के किनारे हैं, और जो यहाँ पे मिस्र सभ्यता है ये नील नदी के किनारे है। तो ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और आरओ एरो का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं।